स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल एंड अभी हम शुरू करने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस। बच्चे, इस चैप्टर को जल्दी से आधे घंटे में ख़त्म करना बहुत मुश्किल सा टास्क है, बट विल डू इट। ठीक है, सारी चीज़ें तो नहीं पढ़ेंगे, ऑलराइट, बट हाँ बहुत कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, सो यस, सबसे पहले लाइफ प्रोसेसेस में हम चार प्रोसेस को पढ़ेंगे। अभी बता देती हूँ, बार बार नहीं बोलूँगी। सबसे पहली है न्यूट्रिशन। ऑलराइट, न्यूट्रिशन में हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक प्रोसेस, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का पढ़ेंगे, थोड़े से स्टेप पढ़ेंगे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन के। ठीक है, फिर हम एलिमेंट्री कैनाल को पढ़ लेंगे, उसके थोड़े से पार्ट्स के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद विल सी रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन में हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग के बारे में। ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस होता है वो पढ़ेंगे। उसके बाद ब्रीदिंग इन एनिमल्स पढ़ेंगे, यानी कि ह्यूमन बॉडी का पढ़ेंगे। देन वी हैव यू कैन से सर्कुलेशन और ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, उसके बाद इसमें हम हार्ट वगैरह डायग्राम पढ़ेंगे, थोड़ा सा सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। इसके बाद जो लास्ट है हमारा वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन पढ़ के विल पैक अप द थिंग्स। ठीक है, सो ये हमारा टास्क है। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, क्योंकि मैं एक बार शूट कर चुकी थी पर चैप्टर बहुत लंबा हो गया। ठीक है, चलो। न्यूट्रिशन अमीबा, सॉरी, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन एनिमल्स की जब हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले न्यूट्रिशन क्या होता है बेसिकली। न्यूट्रिशन एक वो प्रोसेस होता है जिससे हम फूड लेते हैं, राइट। वी टेक फूड और हम उसको एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं। जिससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है उसको हम न्यूट्रिएंट बोलते हैं। सो दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल, राइट। सो द ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन बाय टेकिंग रेडीमेड फूड फ्रॉम अदर डेड और लिविंग प्लांट एंड एनिमल्स। जबकि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, तो प्लांट्स ऑटोट्रॉफ होते हैं, एनिमल्स हेटरोट्रॉफ होते हैं। सो दे आर बेसिकली टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफ्स आगे जाके फर्दर डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, सी हेटरोट्रॉफ्स डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉफ, जैसे एनिमल्स। ठीक है, जैसे हम लोग डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉफ्स पे, यानी कि प्लांट्स पे अपने खाने के लिए। एंड वाई डू वी नीड फूड? वी नीड फूड फॉर एनर्जी, हमें एनर्जी के लिए फूड चाहिए होता है। उसके बाद बारी आती है होलोजोइक न्यूट्रिशन की। ठीक है, उससे पहले होलोजोइक न्यूट्रिशन एक काइंड ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। आई टेल यू, बट उससे पहले जरा फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ लो। फोटोसिंथेसिस क्या होती है कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, है ना। और जब वो अपना खाना खुद बनाते हैं, प्रोसेस दिख रही है आपको सुंदर सी, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। सो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? जब प्लांट अपना खाना खुद बना रहा है यूजिंग सनलाइट एंड अदर रिसोर्सेज। ठीक है, सो यू कैन से कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो प्रोसेस होता है जिससे जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं, और फिर उनको कार्बोहाइड्रेट में वो कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस आप लोगों को पता है, कुछ चीज़ें हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होती हैं, जैसे एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी की ज़रूरत होती है हमें। क्यों होती है सोलर एनर्जी की ज़रूरत? ताकि केमिकल एनर्जी में कन्वर्शन हो पाए, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट बन पाए। ग्रीन लीव्स का होना ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि ग्रीन लीव्स मेन साइट होती है फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, जो प्लांट के अंदर ग्रीन पोर्शन होता है, जो एकदम पिगमेंटेड पोर्शन होता है, जिसमें पिगमेंटेड क्लोरोप्लास्ट होता है, दैट इज क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल इज ग्रीन पिगमेंट। उसके बाद जो ये पूरा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, उसको हम एक क्वेश्चन से शो कर सकते हैं। 6CO2 plus 12H2O gives sunlight, ठीक है, in presence of chlorophyll, right। हमें क्या मिल जाता है? C6H12O6, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। नाउ जस्ट लेट मी बैलेंस इट। चलो, ठीक है, सो इस पूरी इक्वेशन से मैं ये बता सकती हूँ कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई और उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी, क्या क्या हुआ। ठीक है, चलो। कुछ इवेंट्स होते हैं जो इस दौरान हो रहे होते हैं, जैसा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। एब्जॉर्ब लाइट, लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है बाय क्लोरोफिल। लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, कहीं कहीं सोलर एनर्जी भी लिखा होता है इसके लिए। ठीक है, एंड देन कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं बाय रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, रॉ मटेरियल भी आपको समझ आ गए होंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या होती है? क्लोरोप्लास्ट होती है। ठीक है,
अब इसके आगे जो हम पढ़ेंगे स्टोमेटा के बारे में। व्हाट इज स्टोमेटा? ठीक है, हम जब प्लांट को पढ़ रहे हैं तो स्टोमेटा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। ठीक है बच्चे, जल्दी जल्दी चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं सिर्फ स्क्रिप्ट्स में आपको बताया जा रही हूँ, सिर्फ क्रक्स दे रही हूँ चैप्टर का। ठीक है, स्टोमेटा बेसिकली टाइनी पोर्स होते हैं जो कि प्लांट की एपिडर्मिस में होते हैं। ठीक है, बेसिकली लीफ की जो एपिडर्मिस लेयर होती है या फिर स्टेम की जो एपिडर्मिस लेयर होती है उसके अंदर टाइनी पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं। अब स्टोमेटा है अगर ये, तो इनका काम क्या है स्टोमेटा का? सो बेसिकली ये होते हैं गैशियस एक्सचेंज और ट्रांसलेशन के लिए। किसके लिए होते हैं बच्चे? ये होते हैं गैशियस एंड ट्रांसपिरेशन के लिए। ठीक है, गैशियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के लिए। नाउ कौन कौन सी गैसेस का एक्सचेंज होगा यहाँ पे? O2 एंड CO2। ठीक है, नाउ प्लांट लूजेज अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। प्लांट क्या करता है बच्चे? ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर लूज कर जाता है ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन, वाटर वेपर हो जाता है। ठीक है, सो हमारे पास इसमें दो साथ साथ प्रोसेस हो रही होती है। ठीक है, स्टोमेटा है, लॉस हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज हो रही है, पर ये हर वक्त हो रही है? नहीं ना, हर वक्त तो नहीं हो रहा। सो वी हैव ओपन एंड क्लोज स्टोमेटल पोर्स। सो दिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ये कंट्रोल कैसे होती है कि ठीक है आप बोल रहे हो प्लांट कभी ओपन स्पोर्स रहते हैं कभी क्लोज रहते हैं, कैसे कंट्रोल होती है? बाय द गार्ड सेल्स। ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पे गार्ड सेल्स। हम डायग्राम से इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम एक एक चीज पढ़ सकें। ठीक है, चलो। सो व्हेन दीज गार्ड सेल अपटेक वाटर फ्रॉम सराउंडिंग सेल, जब ये अपनी सराउंडिंग से पानी ले लेते हैं, ठीक है, तो व्हाट दे डू इज दे स्वेल, वो स्वेल हो जाते हैं टू बिकम अ टर्जिड बॉडी, जिसकी वजह से जो पोर्स है वो इनलार्ज हो जाते हैं। ठीक है, विच इनलार्ज द पोर इन बिटवीन, इसको हम स्टोमेटल ओपनिंग बोलते हैं। ठीक है, और वहीं जब वो वाटर रिलीज हो जाता है, वाइल व्हेन द वाटर इज रिलीज दे बिकम श्रिंक। ठीक है, वो क्या हो जाते हैं? श्रिंक हो जाते हैं, फ्लेक्सिस सिंक। देखो ये ओपन था, ये ओपनिंग के लिए था, ये क्लोजिंग के लिए है, श्रिंक हो गया ना, ये क्या है? स्टोमेटल क्लोजिंग। ठीक है, चलो अब ना ये सारा रिलेशन आप लोगों को फोटोसिंथेसिस के साथ पढ़ना है। इसका अपनी एनसीईआरटी में अच्छे से पढ़ना, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे आते हैं जिसमें हमारा सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक एंड पैरासिटिक है। आई विल बी फोकसिंग ऑन होलोजोइक राइट नाउ। होलोजोइक न्यूट्रिशन बेसिकली इंटरसेलुलर डाइजेशन होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन में 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है इंजेशन। ठीक है, इंजेशन क्या होता है? इंजेशन में खाना डाइजेस्ट नहीं होता बट फूड को इंजेस्ट किया जाता है। ठीक है, यानी कि फूड सिर्फ टेक किया जाता है, यानी बॉडी टेक द फूड इन, दैट्स इट। दूसरा स्टेप होता है डाइजेशन का, इसका एग्जांपल से ही पढ़ेंगे, अभी आप स्टेप सुन लो। तीसरा है एब्जॉर्प्शन, और लिखते भी रहो चाहे तो। ठीक है, चौथा है एसिमिलेशन, एंड फिफ्थ बट लास्ट इज इजेशन। अब सुनो, खाना लिया ऑर्गेनिज्म ने इंजेस्ट, डाइजेशन में क्या हुआ? स्मॉल पार्ट्स में वो ब्रेक होगा, यानी जो लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसको स्मॉल पार्ट में वो खाना ब्रेक डाउन होगा। एब्जॉर्प्शन में एब्जॉर्ब करेगी बॉडी, एसिमिलेशन में उस एब्जॉर्ब जो बॉडी ने करा है खाने को उसको क्या करेगी? यूज करेगी, यूज करेगी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, फिर जो फिफ्थ वन है वो है इजेशन। इजेशन में क्या होगा? रिमूव कर देगी अनडाइजेस्टेड फूड को। ठीक है, सो अनडाइजेस्टेड फूड का रिमूवल इज इजेशन। इसका एग्जांपल अमीबा के केस में देखा जाता है। अमीबा में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज इजेशन, यानी कि अमीबा ने इंजेस्ट किया फूड को यूजिंग स्यूडोपोडिया। डाइजेशन में फूड को उसने ब्रेक डाउन किया इनटू स्मॉल एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स एंजाइम की मदद से। एब्जॉर्प्शन में जो डाइजेस्टिव फूड है उसको एब्जॉर्ब कर दिया। ठीक है, एब्जॉर्ब कैसे होगा? डिफ्यूजन की प्रोसेस से एब्जॉर्ब होगा बच्चे। ठीक है, फिर एसिमिलेशन, एसिमिलेशन में जो एब्जॉर्ब फूड है उसको एनर्जी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन के लिए यूज किया। फिफ्थ में रिमूव कर दिया अनडाइजेस्टेड फूड, यानी इजेशन कर दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है, आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू ऑल। देन वी हैव डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, यानी कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन तो हमें पता है कि हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, बट कैसे वो फूड इन्हें लेते हैं उसके बाद उसको एनर्जी के लिए यूज करते हैं। तो व्हाट आर द स्टेप्स जो एक फूड गो थ्रू करता है इनसाइड ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ना बच्चे जब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हो रही है, आर डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड्स और इट इज
मेड अप ऑफ, जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होता है सबसे पहला एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, ये ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम है। प्लस वी हैव एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड, समवेयर एसिस्टी ग्लैंड्स भी इन्हें बोला जाता है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल पाथवे में हमारे पास माउथ आता है, बकल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस, ठीक है। स्टमक को आगे इन्होंने डिवाइड फर्दर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, कार्डियक, फंडस एंड पिलोरस। स्मॉल इंटेस्टाइन को पिट कर देते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलम। देन लार्ज को कैकम, कोलन एंड रेक्टम, ठीक है। जो हमारे एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं 4 होती हैं। कौन कौन सी होती है? सबसे पहले हमारे पास होता है सलाइवरी ग्लैंड, देन वी हैव गैस्ट्रिक ग्लैंड, देन वी हैव लिवर एंड देन वी हैव पेनक्रियाज। ऑलराइट, समझ जाना। चलो सबसे पहले कुछ की पॉइंट्स याद कर लो इस डायग्राम के। माउथ में क्या होगा? स्टार्टिंग पॉइंट है डाइजेशन का, यानी कि आपने खाना इनटेक करा, ओके। ईसोफेगस में क्या होगा? जब आपने खाना लिया माउथ में तो टीथ काम करेंगे, सबसे पहले तो आपके दांत काम करेंगे, ठीक है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ, यू नो, मोलर, प्री मोलर, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, ओके। उसके बाद टंग आपको हेल्प करेगी, फैसिलिटेट करेगी। आपके पास जो डाइजेस्टिव ग्लैंड में सलाइवरी ग्लैंड है जो आपके माउथ में प्रेजेंट है, उधर का जो सलाइवा है वो फूड को स्वेलो करने में आपको हेल्प करेगा। उसके बाद ईसोफेगस में जाएगा, ईसोफेगस से जाके वो स्टमक में जाएगा, ठीक है। जब वो खाना स्टमक में पहुंचेगा उसके बाद क्या होगा? स्टमक में HCl है जो कि फूड में जर्म्स है उन्हें किल करेगा, पेप्सिन है प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, म्यूकस है, म्यूकस क्या करेगा? HCl को बचाएगा कि भैया स्टमक से दूर रहो, और स्टमक को HCl से दूर रखेगा, नहीं तो फिर बर्निंग आपको होगी और आपको ही फर्दर कॉम्प्लिकेशंस होंगे। ऑलराइट, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में मेजर साइट न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होगा, यानी कि बेसिकली मेजर साइट जहाँ पे न्यूट्रिशन होता है अब्जॉर्ब होता है, नॉट न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर, ये वाटर एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, एंड फीसेस फॉर्मेशन होती है। लिवर में बाइल जूस सीक्रेट होता है, गॉल ब्लैडर में बाइल जूस स्टोर होता है, पेनक्रियाज कुछ और डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। चलो लेट्स टॉक अबाउट रेस्पिरेशन नाउ। रेस्पिरेशन बेसिकली इट्स इज अ प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, ठीक है। आपने जो खाना इनटेक करा है उससे आप एनर्जी रिलीज कर रहे हो। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो होते हैं वो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज करते हैं रेस्पिरेशन में ताकि एनर्जी मिले। नाउ ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन ये 2 अलग अलग टर्म होती हैं बच्चे। यहाँ पे लिखा है इट हेल्प्स अस स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड प्रोडक्टिव। मतलब कि जब आपके पास एनर्जी होती है, रेस्पिरेशन को हम एनर्जी से कोरिलेट कर रहे हैं, ठीक है। जब आपके पास एनर्जी होती है तो आप हेल्दी फील करते हो, आप हैप्पी फील करते हो, आप प्रोडक्टिव फील करते हो। ऑलराइट, चलो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन का डिफरेंस। ब्रीदिंग होती है जब आप एयर को इनहेल एक्सेल कर रहे हो, इन और आउट कर रहे हो लंग्स की हेल्प से, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन होती है कि जो आपने फूड लिया है या आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज है आप उसको एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ब्रेक डाउन कर रहे हो। समझ आया? सो ब्रीदिंग इन एक्सेल एंड इनहेल एंड रेस्पिरेशन इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड और ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी। ऑलराइट, ब्रीदिंग लंग्स में होती है, रेस्पिरेशन हर सेल में होती है बच्चे, ठीक है। आपके पैरों में भी रेस्पिरेशन हो रही है, यानी कि जब आप भागते हो तो आपको फील होता होगा ना कि यार मेरे पैर में बहुत ज़्यादा तेज दर्द हो रहा है, भाई मेरे पैर तो बहुत ज़्यादा ही दर्द कर रहे हैं। क्यों सडन पेन होता है? क्योंकि बच्चे वहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाता है। जब आप भागते हो तो आपकी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है और इतना ऑक्सीजन आपके पास नहीं होता, ठीक है। उस कंडीशन में आपकी बॉडी एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करती है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करती है, और जब लैक्टिक एसिड डिपॉजिट होता है तो उससे आपको पेन होता है। ऑलराइट, चलो ब्रीथिंग में कोई एनर्जी प्रोडक्शन नहीं हो रहा, रेस्पिरेशन में एनर्जी फॉर्म प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। ना यहाँ पे आपको दिख रहा है ग्लूकोज का एक एग्जांपल दे रखा है, ठीक है। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज कैसे हो रहा है? अगर ऑक्सीजन नहीं है तो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है, देखो बच्चे आप भाग रहे हो तो ऐसा तो है नहीं बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है, बट ऑक्सीजन का अमाउंट कम है, आपकी बॉडी को ज़्यादा चाहिए होता है, इसलिए लैक्टिक एसिड बनता है। देखो इन आर मसल सेल्स लिखा है ना, तो व्हेन यू रन तभी प्रोसेस आप वहाँ पे फील कर सकते हो, ठीक है। लाइव एग्जाम्पल आप ले सकते हो। पर फिर वो दर्द थोड़ी देर बाद सेटल हो जाता है जब आप रेस्ट करते हो, ठीक है। अगर ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में प्रेजेंट है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। दिस इज क्वाइट क्लियर, आई होप सो ये सब क्लियर हो, ठीक है।
टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन बच्चे दो तरीके का होता है, एनारोबिक, एरोबिक मैंने अभी बताया। फटाफट दोबारा से सुन लो। एरोबिक में क्या होता है, एरोबिक में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, एनारोबिक में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, एरोबिक साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, एनारोबिक सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है। एनारोबिक में ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होता, इनकम्प्लीट होता है, जबकि एरोबिक में कंप्लीट होता है। ठीक है, एनारोबिक में कार्बन डाइऑक्साइड, इथाइल अल्कोहल, लैक्टिक एसिड बनते हैं एज अ एंड प्रोडक्ट, जबकि एरोबिक में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। दिख रहा है ना यहाँ पे ये, इसलिए स्लाइड चेंज करी। ठीक है, एटीपी प्रोडक्शन 38 एटीपी आपको एरोबिक में मिलता है, 2 एटीपी एनारोबिक में मिलते हैं। ठीक है बच्चे, चलो फटाफट से जरा रेस्पिरेशन का पढ़ते हैं। देखो, जब हम ह्यूमन रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो दे आर फ्यू स्टेप्स इन रेस्पिरेशन विच टुक प्लेस। सबसे फर्स्ट इज एक्सटर्नल। एक्सटर्नल यानी कि इन्वायरमेंट और लंग्स में गैस का एक्सचेंज हुआ, ऑलराइट। देन वी हैव इंटरनल। इंटरनल में गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है विद इन ब्लड एंड टिश्यूज, ब्लड से टिश्यू में, टिश्यू से ब्लड में, ये एक्सचेंज चल रहा है गैसेस का, दिस इज इंटरनल। एक्सटर्नल कब होगा, जब लंग्स और इन्वायरमेंट का होगा। इंटरनल कब होगा, जब सेल्स का, ब्लड और टिश्यू का होगा। ठीक है, देन वी हैव सेलुलर। सेलुलर में क्या होता है, जो आपने प्रोसेस दिखाई अभी ग्लूकोज की, ठीक है, सो दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इन सेल टू प्रोड्यूस एटीपी, दिस इज सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि गैसेस एक्सचेंज सिर्फ एनिमल प्लांट इनमें भी होता है, सॉरी सिर्फ ह्यूमन में होता है, प्लांट में भी होता है। प्लांट में कैसे होता है, स्टोमेटा, लेंटिकल्स, रूट हेयर्स के थ्रू। ठीक है, नाउ विल कम टू ट्रांसपोर्टेशन, दिस इज थर्ड फेज। ठीक है, चलो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ते हैं बच्चे। सबसे पहली चीज, व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन, व्हेन देयर इज मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन टू अनदर, यानी एक जगह से दूसरी जगह जो ये मूवमेंट हो रहा है, दिस इज ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, फ्रॉम द रीजन ऑफ अवेलेबिलिटी टू द रीजन ऑफ यूज, स्टोरेज और एलिमिनेशन। फंक्शन क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन का, सबसे पहला होता है फूड ट्रांसपोर्ट करना, मेटाबॉलिक गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना, वेस्ट प्रोडक्ट्स का ट्रांसपोर्ट, वाटर का, हार्मोन्स का, ठीक है, गैसेस का तो खैर ब्रीदिंग उसमें हो रहा है, तो इसमें फूड, वाटर, गैसेस, ब्लड, ये सारा ट्रांसपोर्टेशन आता है। ठीक है, अगर हम ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स की बात करें तो आई टॉक अबाउट सर्कुलेशन। ठीक है, सर्कुलेशन में देखो आपको ब्लड का, ये हार्ट का डायग्राम दिख रहा है। ठीक है, बेसिकली हमारे पास ब्लड, वास्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम होता है। फॉर सर्कुलेशन आवर बॉडी हैव ब्लड, वास्कुलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास ब्लड वेसल्स और हार्ट होते हैं, और हर्ट होता है, नॉट हर्ट, HURT हर्ट नहीं होते हम, HEART हर्ट होता है हमारे पास। ठीक है, यह क्या कराता है, बेसिकली सर्कुलेशन कराता है, तो दिस कम्स अंडर सर्कुलेटरी सिस्टम। ना अगर मैं आपको ये ब्लड का डायग्राम एक्सप्लेन करने लग गई, सॉरी ब्लड का नहीं, बार बार ब्लड बोल रही हूँ, हर्ट का। ठीक है, अगर हर्ट का डायग्राम एक्सप्लेन करने लग गई तो आधा घंटा ही निकल जाएगा। ठीक है, देन आई लेट्स मूव। ये तो हमने सर्कुलेशन एनिमल्स की बात कर ली, नाउ ट्रांसपोर्टेशन प्लांट की बात करो। बच्चे देख, एसेंट ऑफ सेप का नाम तो सुना ही होगा, नाम तो सुना ही होगा। हाँ, तो ये क्या होता है, बेसिकली वाटर का मूवमेंट या फिर मिनरल्स का मूवमेंट। ठीक है, सो मूवमेंट ऑफ वाटर और मिनरल फ्रॉम, अगेन फ्रॉम रूट्स टू लीफ, रूट से लीफ तक, जो ये रूट से लीफ तक जो ये मूवमेंट है, दिस इज एसेंट ऑफ सैप। ठीक है, चलो दूसरा इज ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट टर्म वी हैव इज ट्रांसलोकेशन। मैं आपको डायग्राम्स और टर्मिनोलॉजी से समझा रही हूँ अभी। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट, यानी कि ठीक है, लीव्स में खाना जो भी पहुंचा आपने, अभी जो भी आपने मिनरल्स और वाटर ट्रांसपोर्ट किया, अब वो लीव से बाकी प्लांट्स में पार्ट्स में जाएगा। ठीक है, इट विल मूव फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, दिस इज ट्रांसलोकेशन। ठीक है, अभी हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा बच्चे, तो जरा सोचो सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है। बेसिकली वो सिस्टम होता है जो ब्लड, लिम्फ, इन सबको सर्कुलेट करता है थ्रू ब्लड। ठीक है, इसमें हार्ट, ब्लड वेसल, ब्लड लिम्फ, लिम्फेटिक वेसल, सारी चीज़ें आती हैं। ब्लड क्या होता है, मुझे एकदम से याद आया कि जब मैं इन लोगों को ये सब बता ही रही हूँ, आई फॉरगॉट टू मेंशन अबाउट ब्लड। ऑलराइट, सो चलो लेट मी जस्ट करेक्ट माई सेल्फ। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और टर्मिनोलॉजीज बताने जा रही हूँ जो बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। सबसे पहली ब्लड होता है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू
इफ यू वांट यू कैन राइट लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू सर्कुलेटिंग थ्रू आउट द बॉडी बाय द एक्शन ऑफ हार्ट। ठीक है, यानी कि एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि सर्कुलेट हो रहा है बॉडी से जब जब हार्ट एक्शन में आता है। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड में क्या क्या चीजें होती हैं? अब सबसे पहली चीज होती है ब्लड में प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा 55% होता है अप्रॉक्स। तो ये दिस इज बेसिकली फ्लूइड पोर्शन, जितना भी फ्लूइड पोर्शन है ये है। इसमें 91 to 92% कितना होता है? 91 to 92% क्या होता है इसमें? वाटर। अप्रॉक्स बता रही हूँ बच्चे। ठीक है, देन वी हैव प्रोटीन, देन वी हैव हॉर्मोन्स। ठीक है, इसके अलावा प्लाज्मा में और क्या चीज होती है इंपॉर्टेंट? क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है, सो प्लाज्मा जो 55% ऑफ ब्लड कंपोज करता है उसमें ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अब जब 55 ये है तो रेस्ट 45 क्या हुआ? रेस्ट 45 में हमारे ब्लड सेल्स आते हैं। क्या आते हैं? ब्लड सेल्स। नाउ ब्लड सेल्स हमारे पास कितने तरीके के हैं? वी हैव WBC, देन वी हैव RBC एंड देन वी हैव प्लेटलेट्स। ठीक है, WBC बेसिकली इट इज सर्कुलर बायकॉन्केव डिस्क शेप सेल्स होते हैं विच अपीयर रेड। क्यों रेड ब्लड सेल रेड क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, वाइट ब्लड सेल लार्ज न्यूक्लिएटेड कलरलेस होते हैं। प्लेटलेट्स बेसिकली स्मॉल यू कैन से सेल फ्रेगमेंट होते हैं जो क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होते हैं। ऑलराइट, फंक्शन क्या होता है ब्लड का? क्यों हमारी बॉडी में से खून बहुत जरूरी है? क्योंकि बच्चे जितनी भी गैसेस हैं जैसे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो दो गैसेस हैं इनका ट्रांसपोर्ट करने के लिए ब्लड चाहिए, है ना, वरना एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू तक कैसे जाएंगी चीजें। देन वेस्ट प्रोडक्ट रिमूवल के लिए, हार्मोन ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वाटर बैलेंस के लिए, पीएच बैलेंस के लिए। ठीक है, और बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म के लिए भी ब्लड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, क्योंकि ब्लड के अंदर ही तो WBC है। ठीक है, और WBC डिफेंस मैकेनिज्म है। ठीक है, यानी डिफेंस है हमारी बॉडी का। चलो, ट्रांसपोर्टेशन प्लांट तो मैंने आपको बता दिया है। वापस से अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगी। देखो बच्चे, जब तुम ट्रांसपोर्टेशन प्लांट की बात कर रहे हो ना तो एक चीज ध्यान रखना कि प्लांट रिक्वायर्ड वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस, सबसे पहली बात। दूसरी, प्लांट को जो मिनरल चाहिए होता है वो चाहिए होता है अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज दिखाने के लिए। एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्टेशन, ये दो चीजें प्लांट में हो रही होती है। जब वाटर मिनरल एब्जॉर्ब हो रहा है सॉइल से रूट, उसको हम एसेंट ऑफ सैप बोल रहे हैं। ठीक है, फिर ट्रांसपोर्ट होते हैं वेरियस पार्ट्स में, जैसे स्टेम लीव से ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं वेरियस पार्ट, जैसे स्टेम लीव स्टेम और फ्लावर्स। ठीक है, तो इसको ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। बेसिकली दो चीजें हैं जो वास्कुलर सिस्टम ऑफ प्लांट में होती हैं। फर्स्ट इज जाइलम, सेकेंड इज फ्लोएम। जाइलम बेसिकली क्या करता है? वाटर कैरी करता है, मिनरल को अपवर्ड सेंड करता है, तो दिस इज एसेंट ऑफ सैप। ठीक है, देन वी हैव फ्लोएम। फ्लोएम बेसिकली ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू रूट सिस्टम एंड टू अदर पार्ट्स। ठीक है, जब बच्चे में जाइलम बता रही हूँ तो जाइलम के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जैसे ट्राइकेट, जाइलम वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, और जो मैकेनिज्म होता है वो होता है रूट प्रेशर ट्रांसपोर्टेशन का। फ्लोएम के जो कंपोनेंट्स होते हैं सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, और इसमें कौन कौन सी प्रोसेस होती है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ठीक है, that's it. Then we have come across to last phase, that is excretion. Excretion in human सबसे पहले हम पढ़ेंगे। ठीक है, यूरिन पाथवे। ठीक है, किडनी से यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से बाहर। दिस इज बेसिकली हाउ excretory system और यूरिन पाथवे इन ह्यूमन बॉडी वर्क्स। नेफ्रॉन, ये देख रहा है आपको स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन दिख रहा है? तो व्हाट इज नेफ्रॉन बच्चे? नेफ्रॉन इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, हर एक जो हमारे पास किडनी है, हमारे पास 2 ही किडनी है बच्चे। ठीक है, सो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ईच किडनी कंटेन्स अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन। कितने मिलियन? 1 मिलियन। ठीक है, इतने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाए तो मजे आ जाए। खैर चलो, जो नेफ्रॉन कॉम्पोनेंट्स हैं उसमें क्या क्या होता है? उसमें हमारे पास ग्लोमेरुलस, बोमैन्स कैप्सूल, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन एंड कलेक्टिंग डक्ट होता है। देन वी हैव ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी, है ना, और क्या बचा? वेन हो गया, ब्रांच ऑफ रेनल वेन। ठीक है,
these are the all components which are present in nephron. ठीक है. गैशियस वेस्ट जो होता है प्लांट में वो कैसे होता है? थ्रू स्टोमेटा होता है. ह्यूमन में कैसे होता है? ह्यूमन में एक्सक्रीशन तो हमारा नेफ्रॉन और किडनी के थ्रू हो रहा है. यूरिन का मैंने अभी बताया ना कैसे हो रहा है. यूरिन का तो अभी बताया था तुम लोग को, तुरंत भूल गए होंगे. लिख लो. किडनी से यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से बाहर. ठीक है. चलो प्लांट का जरा पढ़ लो. ठीक है. फिर चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाएगा. चलो प्लांट के लिए जरा स्लाइड नहीं बची. जो प्लांट की मैं बात बता रही हूँ कि एक्सक्रीशन प्लांट होता है, कैसे होता है? स्टोमेटा से तो गैसेस एक्सचेंज हो जाती हैं, मतलब गैसेस रिमूव हो जाती हैं. ठीक है. देन वाटर एक्सेस. वाटर एक्सेस कैसे होगा? गैसेस का तो चलो समझ आ गया कि स्टोमेटा से हो गया. व्हाट अबाउट वाटर? सो बच्चे, इन सम प्लांट वेस्ट आर स्टोर्ड इन लीव्स. ठीक है. सो प्लांट शेड देयर लीव्स टू गेट रिड ऑफ वेस्ट. उसके अलावा जो वाटर है वो तो ट्रांसपिरेशन से एक्सक्रीट हो ही रहा है. उसके अलावा कुछ वेस्ट बच जाता है which is stored as resins and gums in old xylem. So plant may also secrete undesirable materials into the soil. समझ आ गया? So yeah. थैंक यू बच्चों. चैप्टर खत्म हुआ. बहुत जल्दी जल्दी चैप्टर को खत्म करा है. ठीक है. बहुत बार टंग भी ट्विस्ट हुई है, उसके लिए आई एम सो सॉरी. बट आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ आ गया हो. ठीक है. और अभी भी यदि किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत या कोई सवाल हो तो ज़रा उसको कमेंट बॉक्स में लिख दे, उत्तर आपको मिल जाएगा. ठीक है. आई आंसर. अभी के लिए मैं चलती हूँ. मिलती हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के साथ. वो चैप्टर भी हम बड़े तरीके से पढ़ेंगे. ये चैप्टर थोड़ा ज़्यादा बड़ा था. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इतना बड़ा तो नहीं है, वैसे वो भी बड़ा है पर इतना बड़ा नहीं है. ठीक है. एंड ये चैप्टर मैंने दूसरी बार शूट किया, तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इसको करें. ठीक है. और अगर कोई गलती है तो उसको माफ़ कर दें. ठीक है. बात को पकड़ के ना बैठे. तब तक लिए बाय बाय. चलो. हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड ग्रेट. वेलकम टू माई चैनल. और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ऑल राइट. चलिए बच्चे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आप लोग पहले पढ़ चुके हो, आपके एग्जाम आ रहे हैं, तो हम सिर्फ एक क्विक रिविजन कर रहे हैं. ठीक है. सबसे पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करेंगे, यानी कि कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे. वैसे तो हम सारा चैप्टर इसी हिसाब से पढ़ेंगे, बट स्टिल देखो बच्चों, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी में बता रखा है रिसेप्टर्स के बारे में. रिसेप्टर होता क्या है? रिसेप्टर होता है कि जो आपकी सराउंडिंग में चीज़ें हो रही हैं उससे जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपके सेंस ऑर्गन्स तक जाता है. ठीक है. बेसिकली रिसेप्टर्स आपकी स्पेशलाइज टिप्स होते हैं नर्व फाइबर के. ठीक है. दे आर स्पेशलाइज टिप्स ऑफ नर्व फाइबर विच कलेक्ट द इंफॉर्मेशन कंडक्टेड बाय द नर्व्स. नर्व्स में रिसेप्टर्स होते हैं, कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन, ब्रेन तक पहुंचाते हैं एंड उसके हिसाब से आप आगे एक्शन लेते हो. ठीक है. फॉर एग्जांपल, आपने कोई बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस आपको आई, किसी परफ्यूम की आई. ठीक है. आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर चले गए. क्यों? क्योंकि आपको वो अच्छी लगी. वहीं आपको कहीं से बहुत गंदी सी स्मेल आई, तो विल यू गो देयर यू वांट ना, क्योंकि आपको वहाँ से स्मेल आ रही है. तो आपके रिसेप्टर ने ये चीज़ आपके ब्रेन तक पहुँचाई नर्व से कि भाई बहुत गंदी स्मेल है उस साइड, हम नहीं जाएंगे. ठीक है. या कहीं से आपको छोले भटूरों की स्मेल आ गई तो आपको भूख लग गई. ठीक है. सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल जिससे आप समझ सकते हैं रिसेप्टर के बारे में. हालांकि मुझे पता है आपके बोर्ड्स हैं तो आप लोग पढ़ चुके हो ऑलरेडी, बट मेरा तो काम है ना वापस से समझाना आपको. चलो. और जिन्होंने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं बच्चे, अब पढ़ ले. तो रिसेप्टर्स आर स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ नर्व फाइबर दैट कलेक्ट द इंफॉर्मेशन टू बी कंडक्टेड बाय द नर्व्स. ठीक है. अब बच्चे रिसेप्टर को ना सेंस ऑर्गन्स में हम देखते हैं, सेंसिंग ऑर्गन्स के लिए हम यूज़ करते हैं, तो इनको क्लासिफाई भी किया जाता है. ठीक है. यानी कि एनिमल के सेंस ऑर्गन्स में रिसेप्टर्स काम करते हैं, तो वहीं पे इनको सेंसेस में डिवाइड भी कर दिया गया. लाइक फोनो इज फॉर ईयर्स, राइट. तो ईयर्स में प्रेजेंट होते हैं फोनो रिसेप्टर, बेसिकली हियरिंग का काम करते हैं. फोटो रिसेप्टर, फोटो क्या होता है? कैप्चर करती है कोई चीज़ें. और हमारी बॉडी में कौन सा ऑर्गन कैप्चर करता है? हमारी आँखें, राइट. आवर आइज कैप्चर थिंग्स. तो जो फोटो रिसेप्टर है वो किसके लिए है? वो हमारी आई के लिए है. ठीक है. सो बेसिकली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ? विजुअल स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ बच्चे ये.
इफ़ यू वांट यू कैन राइट की पॉइंट्स, राइट, लाइक इसमें आप हियरिंग लिख लो, इसमें आप विजुअल स्टिमुलस लिख लो। देन वी हैव थर्मल, थर्मल इज फॉर स्किन, ठीक है। ना ये स्किन में है तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, हीट के लिए होगा या नहीं होगा। आपको एकदम गर्म पतीला उठा लो और तुम्हारा हाथ फटाफट से उसको नीचे फेंक देगा कि मैं नहीं उठा सकता, बहुत गर्म है, ठीक है। पेन, टच, इन सारी चीज़ों के लिए थर्मोरिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन वी हैव ऑल फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री इज बेसिकली नोज में होते हैं, ठीक है। नोज में होते हैं तो किसका काम करते हैं, स्मेल का, जैसे कहीं से भी आपको छोले भटूरों की स्मेल आ गई, ठीक है। देन वी हैव गस्टेटरी रिसेप्टर, गस्टेटरी टेस्ट के लिए काम करते हैं, है ना। आपको स्मेल आई, देखो आपने बहुत ज़्यादा शोर सुना, फोनो रिसेप्टर। आपने एक दुकान देखी छोले भटूरों की, फोटो रिसेप्टर, ठीक है। ऑल फैक्ट्री, आपने देखा कि उस दुकान में से तो भाई बहुत ही बढ़िया छोले भटूरों की स्मेल आ रही है, ठीक है। फिर गस्ट्रेटरी, आपने उसको टेस्ट किया, अगर आपने टेस्ट किया आपको अच्छा लगा, यू विल हैव इट, नहीं लगा तो आगे से आप नहीं जाओगे, ठीक है। और आपने बहुत ही गरम गरम अगर भटूरे पकड़ लिए तो थर्मोरेस रिसेप्टर्स, समझ आ गया ना हाउ दीज रिसेप्टर्स आर वर्किंग। चलो बच्चे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल की जब हम बात करेंगे तो हम इसको दो पार्ट्स में कवर करेंगे, पहला नर्वस, दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं पहले। तो नर्वस सिस्टम बेसिकली क्या होता है, नर्वस सिस्टम इज अ काइंड ऑफ सिस्टम जिसके अंदर आपकी स्पेशलाइज्ड टिश्यूज, नर्वस टिश्यूज होते हैं, ठीक है, न्यूरॉन्स होते हैं। एंड देन नर्वस अलग अलग पार्ट्स होते हैं न्यूरॉन के, एक्सॉन, डेंड्राइट, न्यूक्लियस, सेल बॉडी, यानी कि वो सारी चीज़ें होती हैं जो मेनली नर्वस सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं ताकि वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर पाए, ठीक है। सो इट इज नर्वस सिस्टम विच इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एंड नर्वस सिस्टम में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। नर्व सेल, न्यूरॉन, फंक्शनल यूनिट होती हैं नर्वस सिस्टम की। फंक्शंस की बात करें नर्वस सिस्टम की, ठीक है भाई, नर्वस सिस्टम में ये सारी चीज़ें होती हैं, बट क्यों होती हैं। तो सबसे पहला, इंफॉर्मेशन आपके इन्वायरमेंट से कौन कलेक्ट करेगा, नर्वस सिस्टम, ठीक है। दूसरी चीज़, इसको बॉडी में कौन इन्फॉर्मेशन को रिसीव करके ट्रांसफर करेगा, नर्वस सिस्टम। तीसरा, यू नीड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू योर थ्रो मसल्स एंड ग्लैंड्स, ठीक है। अगर आपने कोई गर्म पतीला छुआ है, आपको पता है वो आपको नहीं झेल रहा, आपकी बॉडी को आपको रखना है, तो वो काम भी नर्वस सिस्टम के थ्रू ही सिग्नल्स जाते हैं कि ठीक है नाउ थ्रो इट आउट, ओके। सो बच्चे, एक न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन इज बेसिकली अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, मैंने अभी बताया था आपको न्यूरॉन के बारे में, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होनी चाहिए। बच्चे, न्यूरॉन एक हाईली स्पेशलाइज सेल होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, ठीक है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन के लिए। ये जो फिगर ए आपको दिख रहा है एनसीईआरटी का, ये एक न्यूरॉन का डायग्राम है, ऑल राइट। अब इसमें आप देखो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स दिख रहे हैं ना। लेट्स टॉक अबाउट एक्सॉन। एक्सॉन क्या होता है, बेसिकली टेल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये पूंछ से दिख रही है ना टेल लाइक स्ट्रक्चर, सो दिस इज एक्सॉन। एक्सॉन इज अ टेल ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। इट एंड्स इन सेवरल हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल्स रिले नर्व इम्पल्स। देन वी हैव सेल बॉडी, ठीक है, सेल बॉडी है, सेल बॉडी और साइटोन, सेल बॉडी को क्या बोला जाता है बच्चे, साइटोन भी बोलते हैं सेल बॉडी को। नाउ दिस सेल बॉडी, और यू कैन सी स्टार शेप दिख रही है, कुछ ऐसे कुछ ऐसे 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 ऐसे, ये तो ज़्यादा खराब हो गया, खैर ऐसे देख लो, ये स्टार शेप बॉडी दिख रही है ना, जिसमें बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, राइट। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बच्चे डेंड्राइट्स होते हैं। डेंड्राइट्स क्या करेंगे, नर्व इम्पल्स को रिसीव करेंगे, ठीक है। चलो, देन वी डू हैव टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, ठीक है, कुछ टाइप्स ऑफ न्यूरॉन भी होते हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप इधर देखो, हमने पढ़ लिया न्यूरॉन क्या होता है, हमने साइटोन, सेल बॉडी पढ़ ली, हमने एक्सॉन पढ़ ली, माइलिन शीट नहीं पढ़ा। मैं बताती हूँ, माइलिन शीट बेसिकली इंसुलेटर कवर होता है अराउंड एक्सॉन, ठीक है, उसको माइलिन शीट बोलते हैं। जो माइलिन शीट होता है बेसिकली इंसुलेट करता है एक्सॉन को अगेंस्ट नर्व इम्पल्स फ्रॉम दी सराउंडिंग, ऑल राइट। नाउ ये जो सेकंड वाला फिगर है आपको, इसमें आपको और भी काफ़ी सारी टर्म्स दिख रही है ना, इनको पढ़ते हैं अभी।
अब अपनी एनसीईआरटी खोलो, एनसीईआरटी से ही फिगर लिया है। साइनेप्स क्या होता है? बेसिकली इट इज पॉइंट कॉन्टैक्ट बिटवीन टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ एक्सॉन विद द डेंड्राइट ऑफ अनदर, यानी एक का एक्सॉन और दूसरे के डेंड्राइट के बीच में ये जो जंक्शन बनता है दैट इज साइनेप्स। ठीक है, देन वी हैव न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, दिस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज द पॉइंट जहां पे मसल फाइबर कांटेक्ट में आता है मोटर न्यूरॉन के साथ। ठीक है, फिर क्या होगा? जब वो कांटेक्ट में आएगा तो इम्पल्स जो वो नर्व इम्पल्स कैरी कर रहा है उसको वो कंट्रोल करेगा। ठीक है, अच्छा मैंने अभी मोटर न्यूरॉन बोला, आपको पता है मोटर न्यूरॉन क्या होता है? मोटर न्यूरॉन बेसिकली बच्चे वो न्यूरॉन होते हैं जो सिग्नल्स भेजते हैं मसल या फिर ग्लैंड तक। सेंसरी न्यूरॉन वो होते हैं जो सेंस ऑर्गन तक भेजते हैं, मोटर न्यूरॉन वो होते हैं जो मसल और ग्लैंड तक भेजते हैं। एसोसिएशन और रिले न्यूरॉन वो न्यूरॉन होते हैं जो कि सिग्नल्स भेजते हैं बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन टू मोटर न्यूरॉन। समझ आ गए ना? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन आई हैव डिस्कस विद यू। ठीक है, देन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। बच्चे ये ना जरा अच्छे से एक फ्लो चार्ट की मदद से तुम लोग समझो जरा कि होगा क्या। सबसे पहले डेंड्राइट काम आएगा, डेंड्राइट रिसीव करेगा। ठीक है, डेंड्राइट के बाद सेल बॉडी के लिए सी भी लिख दूँ, सेल बॉडी तक जाएगा, सेल बॉडी से एक्सॉन में जाएगा, एक्सॉन से नर्व एंडिंग। ठीक है, नर्व एंडिंग को एनी लिख देते हैं, चलो नर्व एंडिंग तक जाएगा। नर्व एंडिंग से क्या होगा? नर्व एंडिंग एट द टिप ऑफ एक्सॉन से वापस साइनेप्स। ठीक है, साइनेप्स, साइनेप्स से वापस डेंड्राइट। मैंने आपको क्या बताया कि एक्सॉन जो नर्व एंडिंग एक्सॉन था और जो डेंड्राइट के बीच ये जो जंक्शन था दिस इज साइनेप्स, सो अगेन साइनेप्स। समझ आ गया फ्लो चार्ट कैसे काम कर रहा है? समझ आ गया कैसे ट्रांसमिशन हो रहा है? डेंड्राइट सबसे पहले रोल में आते हैं, ये डेंड्राइट है ना, जैसे कोई भी चीज़ है सबसे पहले डेंड्राइट काम करेगा पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे सेल बॉडी, तीसरे पे एक्सॉन, चौथे पे नर्व एंडिंग एक्सॉन और फिर वापस से डेंड्राइट। ठीक है, एंड देन सो ऑन। और ये जो ट्रांसमिशन ये वाला है दिस इज साइनेप्स। समझ आ गया? चलो, देन वी हैव रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। ठीक है, अच्छा बच्चे आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, ह्यूमन नर्वस सिस्टम 3 तरीके से डिवाइडेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड देन वी हैव ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑल राइट, कोई खाली पेज? हाँ, यहाँ देखो, जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड देन वी हैव ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ऑटोनोमस फर्दर 2 तरीके से डिवाइडेड है, पीएनएस भी 2 तरीके से एंड सीएनएस भी 2 तरीके से। सीएनएस में आता है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, देन पीएनएस में आता है हमारा स्पाइनल नर्व। ठीक है, और क्रेनियल नर्व। देन एएनएस में क्या क्या आता है हमारा? सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एंड देन पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। ऑल राइट, ब्रेन में देन वी हैव फर्दर पार्ट्स जैसे फोरब्रेन है। ऑल राइट, देन वी हैव मिड ब्रेन एंड देन वी हैव हिंड ब्रेन। ऑल राइट, सो दीज आर द ऑल पार्ट जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम में आता है। ठीक है, जिसके अंदर ब्रेन भी ह्यूमन नर्वस सिस्टम का ही पार्ट हुआ। ठीक है, अभी तक तो हमने सिर्फ न्यूरॉन्स के बारे में, रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ा है, अब हम बाकी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे ब्रेन से पहले वो है रिफ्लेक्स एक्शन। राइट, नर्व्स पढ़ा है, सबसे पहले रिफ्लेक्स एक्शन को पढ़ लेते हैं। बेसिकली रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है ये देखो, रिफ्लेक्स एक्शन वो स्पेशल केस होता है इनवॉलेंट्री मूवमेंट का। इनवॉलेंट्री मूवमेंट यानी कि इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स उसमें पार्ट लेंगे। ठीक है, सो व्हेन अ वॉलेंट्री ऑर्गन इज अ विसिनिटी ऑफ सडन डैमेज, जैसे कि गर्म, ये दिख रहा है आपको, ये बहुत हॉट सा बीकर है। ठीक है, इसने इसको छुआ, सो क्या हुआ? वॉलेंट्री ऑर्गन विसिनिटी में आया डेंजर की, इट इज इमीडिएटली पुल्ड अवे, एकदम दूर कर देगा अपना हाथ सामने वाला, है ना? क्यों कर देगा? ताकि खुद को बचा सके उससे। सो व्हेन योर हैंड टचेज अ वेरी हॉट बीकर, you will move away your hand in a jerk, right? And all of this will happen in
लाइक इन सडन मूवमेंट, एकदम फ्लैश में होगा, सडन होगा, सो दैट योर हैंड कुड बी सेव फ्रॉम इंजरी, है ना, आपका हाथ बच जाए। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ बच्चे? रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जाम्पल हुआ। जैसे कभी कभी होता है कि व्हेन यू आर ऑलरेडी, आप बहुत ज़्यादा से कोई गर्म चीज़ उठा लो या फिर कोई इलेक्ट्रिसिटी वाला आइटम पकड़ लो, ठीक है, इसमें करंट हो, तो आप एकदम से पीछे हट जाते हो, है ना। कोई आपको दिखता है कि कोई डेंजर आपके पास आ रहा है, तो आपकी बॉडी क्या करती है? तुरंत वहां से हट जाती है। दिस इज रिफ्लेक्स एक्शन। ऑलराइट। हालांकि ये सबके साथ होता है, बट इसको काफ़ी लोग उस टाइम पे अपनी लाइफ से रिलेट नहीं कर पाते कि रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है। अगर करोगे तो शायद रिफ्लेक्स एक्शन को कभी नहीं भूलोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि कोई आपको बहुत ही ज़्यादा आप गुस्से में हो, कोई आपको इरिटेट कर रहा है और आपको थप्पड़ मार दो और आप बोले तो रिफ्लेक्स एक्शन था। हालांकि होता है, सब लोग बोल देते हैं रिफ्लेक्स एक्शन था, बट इट अकर्स व्हेन योर बॉडी इज इन डेंजर, ठीक है। देन वी हैव रिफ्लेक्स आर्क, पाथ थ्रू विच नर्व सिग्नल्स इन्वॉल्व इन अ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है? बेसिकली वो रास्ता है जिसके थ्रू आपकी नर्व सिग्नल ट्रैवल कर रही है, ठीक है। जैसे रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन, फिर रिले न्यूरॉन, फिर मोटर न्यूरॉन और फिर मसल, ठीक है। जैसे यहाँ पे रिफ्लेक्स आर्क दिख रहा है। ओके पेन, दिस इज रिफ्लेक्स आर्क। बीच बीच में बच्चों मजाक करते हो, उस मजाक को मजाक ही लेके रहा करो, ठीक है। ओके, टाइम को देखते हुए फटाफट ब्रेन पढ़ते हैं, उसके बाद हमें प्लांट भी पढ़ना है और हॉर्मोन्स के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। सो बच्चे, आपको पता है ह्यूमन ब्रेन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है ना, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतनी सारी परेशानियों को लिए बैठा है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। सो बेसिकली ये क्या होता है? इसमें इसमें नर्वस टिश्यूज़ होते हैं, है ना। ये टिश्यूज़ बहुत ज़्यादा फोल्डेड होते हैं, तो एक लार्ज सरफेस एरिया को कम स्पेस के अंदर ले लेते हैं। ब्रेन तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ब्रेन में 3 लेयर सिस्टम होता है, ठीक है। ब्रेन इज कवर्ड बाय अ 3 लेयर सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन। उसको क्या बोलते हैं? उसको मैनेजेस बोलते हैं। देन वी हैव सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड which is filled between the meninges. Then we have this cerebrospinal fluid, CSF बोलते हैं। This provide cushion to brain against mechanical shock। यानी कि कोई मैकेनिकल शॉक जो भी होता है तो एक तरीके का कुशन प्रोवाइड करता है ये सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। यानी कि प्रोटेक्शन के लिए काम होता है, ठीक है, ब्रेन को प्रोटेक्ट रखता है। ह्यूमन ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 रीजन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन बेसिकली सेरेब्रम का पार्ट होता है, मतलब इट इज कंपोज्ड ऑफ सेरेब्रम। Then we have midbrain, which is composed of hypothalamus. Then we have hindbrain, which is composed of cerebellum, pons, medulla and oblongata. All right, ये आपको दिख रहा है फोर ब्रेन। चलो बच्चे, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन हो गया। सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन ब्रेन के एक एक पार्ट को पढ़ते हैं स्ट्रक्चर की। सबसे पहले सेरेब्रम। सेरेब्रम लार्जेस्ट पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन का, ठीक है। और इसको हमने 2 हेमिस्फेयर में डिवाइड कर रखा है, जिसको हम सेरेब्रल हेमिस्फेयर बोलते हैं। फंक्शन क्या होता है इसका? जितने भी वॉलेंट्री मोटर एक्शन है उन सबको ये कंट्रोल करता है, ठीक है। लर्निंग, मेमोरी, इन सब की जो सीट ऑक्यूपाई करता है वो सेरेब्रम करता है, ठीक है। देन जितने भी सेंसरी परसेप्शंस होते हैं, ऑडिटरी परसेप्शंस होते हैं, उसका साइड भी सेरेब्रम है। ऑलराइट, तो आपको समझ आ गया सेरेब्रम इतना जो लार्जेस्ट पार्ट है क्यों है? क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस कर रहा है, ठीक है। देन वी हैव हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस देखो बच्चे कहाँ पे है हाइपोथैलेमस? ये सेरेब्रम के नीचे, ठीक है। हाइपोथैलेमस लाइज एट द बेस ऑफ सेरेब्रम। ये क्या कंट्रोल करता है? आपकी स्लीप साइकिल को, आपकी वेकअप साइकिल को ये कंट्रोल करता है। सो इट कंट्रोल्स योर स्लीप एंड वेकअप साइकिल, जिसको हम circadian रिदम बोलते हैं बॉडी का, ठीक है। इट ऑल्सो कंट्रोल्स द अर्ज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस का काम क्या क्या हुआ? आपकी नींद को कंट्रोल करना, आपके खाने और पानी को भी कंट्रोल करना, ठीक है, उसको देखना, urge for eating and drinking. Then we have cerebellum. Cerebellum lies below the cerebrum and at the back of whole structure. दिख रहा है ना cerebrum? cerebellum दिख रहा है ये एकदम
लास्ट में, ठीक है। सो इट कोऑर्डिनेट्स मोटर फंक्शन, ठीक है। जैसे आप कोई बाईसाइकिल चला रहे हो, आप कोई गाड़ी चला रहे हो, आप बोटिंग कर रहे हो, आप बोटिंग में पैडलिंग कर रहे हो, ठीक है। तो सारी चीज़ें कौन देखता है? ये सेरेबेलम देखता है। आप चल रहे हो तो आपका बॉडी का पोस्चर, आपका बॉडी का बैलेंस, ये सारी चीज़ें सेरेबेलम देखता है, ठीक है। देन वी हैव मेडुला। मेडुला फॉर्म्स द ब्रेन स्टेम अलोंग विद द बोन्स। बेस कहाँ पे? ब्रेन के बेस में लाया कर रहा है एंड कॉन्टिन्यूज इनटू स्पाइनल कॉर्ड। इसका काम क्या होता है? इन्वॉलेंट्री, ठीक है। जैसे कि हियर बीट, हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, ये और जो इन्वॉल्ट्री एक्शंस होते हैं जैसे ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, वॉमिटिंग, ये सारी चीज़ें। देन वी हैव पॉन्स। पॉन्स क्या करता है? इम्पल्स बिटवीन लोअर सेरेबेलम एंड स्पाइनल कॉर्ड में इट लाइज, ठीक है। हायर पार्ट ऑफ ब्रेन लाइक सेरेब्रम मिडब्रेन एंड ऑल्सो रेगुलेट रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है। फिर बात आती है स्पाइनल कॉर्ड की। भैया स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? तो स्पाइनल कॉर्ड आपके रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है। जो आपके रिफ्लेक्स एक्शन आए हैं उन्हें कंट्रोल करता है, मैसेज कंडक्ट करवाता है बिटवीन बॉडी टू ब्रेन, यानी कि आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से ब्रेन तक। समझ आ गया? तो अगली बार अगर आप कुछ खाने बैठे हो, आपको भूख लगे, आपको प्यास लगे, तो याद रखना दिस इज रेगुलेटेड बाय योर हाइपोथैलेमस। अगली बार जब तुम चलते चलते गिर जाओ, बैठे बैठे गिर जाओ, तो याद रखना तुम्हारा बॉडी पोस्चर सेरेबेलम कंट्रोल कर रहा है, और जब कुछ याद कर रहे हो तो याद रखना कि सेरेब्रम कर रहा है। ऑलराइट बच्चे, ठीक है। चलो ये तो हो गया। और अगली बार जब तुम रात को 2-2 3-3 बजे तक सोते ना रहो, तुम सो ना पाओ, तब भी याद रखना कि हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो फ़ोन साइड रख के ज़रा बुक खोलना एनसीईआरटी की, पढ़ना, और अपने आप नींद आ जाएगी, ठीक है। सो ये पेज मैंने छोड़ा था आपको पार्ट समझाने के लिए, बट आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। उससे पहले हमको एनिमल का भी ये पढ़ना है, बट हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। जैसे एनसीईआरटी ने चीज़ें कवर करी है, हम भी वैसे ही कर रहे हैं। सो हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पहले इन प्लांट्स में पढ़ेंगे। बच्चे ऐसा तो है नहीं कि तरफ तुम इंसानों को ही चाहिए होता है, बेचारे प्लांट को भी चाहिए होता है ना, ठीक है। सो अनलाइक एनिमल, प्लांट्स डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम। प्लांट्स के पास नर्वस सिस्टम तो नहीं है, बट व्हाट दे हैव इज केमिकल, राइट। सो दे यूज केमिकल एज अ मीन्स फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कुछ काफ़ी सारे प्लांट हार्मोन्स यूज करते हैं, ठीक है। सो मैनी प्लांट हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस काइंड ऑफ मूवमेंट। कौन कौन सी मूवमेंट होती है? 2 तरीके की मूवमेंट होती है बच्चे, एक ट्रॉपिक, एक नास्टिक। ट्रॉपिक मूवमेंट वो मूवमेंट होती है जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रही होती है, ठीक है। सो मूवमेंट विच अकर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, इन रिस्पेक्ट और विथ रिस्पेक्ट टू अ स्टिमुलस, उसको आप ट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हो। ट्रॉपिक मूवमेंट हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ अ प्लांट पार्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। 4 तरीके की ट्रॉपिक मूवमेंट होती है। अब ट्रॉपिक मूवमेंट को भी 4 तरीके से डिवाइड कर रखा है, ठीक है। सबसे पहला आता है फोटो, देन वी हैव जियो, ऑलराइट, देन वी हैव हाइड्रो, एंड देन वी हैव थिग्मो, ऑलराइट। चलो सबसे पहले फोटो पढ़ते हैं। फोटो भी मैंने बताया था आपको, कैप्चर जो करता है, पर यहाँ पे फोटो का मतलब लाइट है, ठीक है। सो हेयर फोटोट्रॉपिक मूवमेंट मीन्स ग्रोथ इन अ प्लांट पार्ट विद रिस्पॉन्स टू लाइट। किसके रिस्पॉन्स में? विद रिस्पॉन्स टू लाइट, ठीक है। देन जियोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक मूवमेंट इज द ग्रोथ इन प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। जियोट्रॉपिक ग्रेविटी, फोटो यानी लाइट के रिस्पेक्ट में। देन वी हैव हाइड्रो, हाइड्रो यानी कि व्हेन रूट्स ग्रो इन द सॉइल, ठीक है, दे यूजुअली ग्रो टुवर्ड्स नियरेस्ट सोर्स ऑफ वाटर, यानी हाइड्रो यानी वाटर की तरफ, ठीक है। सो नियरेस्ट सोर्स ऑफ वाटर में जैसे उसकी ग्रोथ हो रही है, तो ये क्या दिखाता है? हमें पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉफिक मूवमेंट दिखा रहा है। सी बच्चों, जो ग्रोथ है, अगर वो किसी पर्टिकुलर ऐसे किसी पर्टिकुलर मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट, किसी पर्टिकुलर मूवमेंट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल विथ रिस्पेक्ट टू लाइट, ठीक है, इन डायरेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, और इन डायरेक्शन ऑफ वाटर, इन डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, ठीक है, पॉजिटिव मूवमेंट शो कर रही है। वेयर एज इफ इट इज अगेंस्ट, तो नेगेटिव मूवमेंट
मूवमेंट शो करता है, ठीक है। देन वी हैव थिग्मोट्रोपिज्म, थिग्मो यानी कि जब ग्रोथ इन रिस्पॉन्स टू टच हो रही होती है, ठीक है। Then we have Gnostic movement. Gnostic movement is the movement which do not depend on direction. डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रही है, ठीक है। फ्रॉम द स्टिमुलस एक्ट आर कॉल्ड Gnostic movement. जैसे कि किसी ने कोई लीफ टच करी मिमोसा की, द लीफ ड्रॉप, है ना, मिमोसा की लीफ छुई, लीफ ड्रॉप हो गई। तो दिस ड्रॉपिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन विच द लीव्स आर टच। ऐसा तो है नहीं ना कि मैंने इधर लेफ्ट साइड से टच किया तो लेफ्ट साइड ही गिर रही है, ठीक है। चलो देन वी हैव प्लांट हॉर्मोन्स। बच्चे प्लांट हार्मोन के लिए जब बात कर रहे हैं यानी कि वो कौन से हार्मोन्स हैं जो प्लांट को हेल्प कर रहे हैं कोऑर्डिनेट करने में उसकी ग्रोथ को, उसकी डेवलपमेंट को, ठीक है, विद रिस्पॉन्स टू देयर इन्वायरमेंट, ठीक है। नाउ प्लांट हार्मोन कौन कौन से होते हैं? वी हैव ऑक्सिन, ठीक है, देन वी हैव साइटोकाइनिन, ऑलराइट। उसके बाद वी हैव एब्सिसिक एसिड एंड गिबरलिन, ठीक है। चलो ऑक्सिन क्या होता है बच्चे? जो कि शूट टिप को ग्रोथ करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ऑक्सिन इज सिंथेसाइज्ड एज अ शूट टिप विद द फंक्शन विच हेल्प्स इन ग्रोथ, ठीक है। गिबरलिन्स किस में हेल्प करता है? स्टेम की ग्रोथ में। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। एब्सिसिक ग्रोथ को इनहिबिट करता है एंड कॉज विल्टिंग ऑफ लीफ। सो बेसिकली इससे स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट प्लांट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। अच्छा बच्चे जी मैं तुम्हें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लान बता रही हूँ तो एक चीज सुनो, स्टिमुलस। मैंने इतनी बार स्टिमुलस बोला, क्या होता है स्टिमुलस? स्टिमुलस इज चेंज इन एनवायरनमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स। वो चेंज इन एनवायरनमेंट जिससे ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। देन वी हैव कोऑर्डिनेशन, वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ सिस्टमैटिक मैनर टू प्रोड्यूस अ प्रॉपर रिस्पॉन्स। कोऑर्डिनेशन यानी कि साथ में काम करना सारे ऑर्गन का ताकि प्रॉपर रिस्पॉन्स जनरेट हो पाए। फाइटो हॉर्मोन्स प्लांट हॉर्मोन्स होते हैं। ऑक्सिन वो हार्मोन होता है जो कि सेल इनलार्जमेंट और ग्रोथ करा रहा है। साइटोकाइनिन वो हार्मोन है जो कि सेल डिवीजन और ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा कराता है। गिबरलिन्स वो प्लांट हार्मोन है जो सेल डिफरेंशिएशन को ग्रोथ रेगुलेट करता है, ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी सीड्स एंड ब्लड को प्रमोट करता है। देन एब्सिसिक एसिड इनहिबिट करता है ग्रोथ को, ठीक है। देन ट्रोपिज्म, नास्टिज्म, फोटोजियो कीमो यानी केमिकल्स, ठीक है। क्यों? ट्रोपिज्म वो मूवमेंट होता है जो केमिकल्स की टूवर्ड्स होता है। देन हाइड्रोथिग्मो, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। सो दिस वाज ऑल अबाउट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। नाउ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल से पहले मैं आपको जरा ये पढ़ा दूँ कि हॉर्मोन्स का भी कुछ रोल होता है बच्चा, ठीक है। हार्मोन क्या होते हैं? बेसिकली केमिकल मैसेंजर्स होते हैं विच आर सीक्रेटेड इन एकदम तुझको सा अमाउंट, इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट, बट बहुत ही असर डाल देते हैं, ठीक है। सो दे एक्ट एज अ टारगेट, दे एक्ट ऑन टारगेट टिश्यू या ऑर्गन, ठीक है, यूजुअली अवे फ्रॉम देयर सोर्स। नाउ वी हैव एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से होते हैं? यहाँ पे लिखा है ना, फिगर 6.7 इज एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बीइंग्स। सो व्हाट इज दिस एंडोक्राइन ग्लैंड? बेसिकली डक्टलेस ग्लैंड होती है जो कि हार्मोन सीक्रेट करती है डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। डायरेक्ट इनटू द ब्लड स्ट्रीम में हार्मोन सीक्रेट कर रही है डक्टलेस ग्लैंड विच इज एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। नाउ मेल एंड फीमेल के लिए अलग अलग है, ऑलराइट। जैसे कि आप देख सकते हो हार्मोन क्या क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं। थायराइड नेक में प्रोड्यूस हो रहा है, दोनों में ही हो रहा है, ठीक है। देन थायराइड दोनों में है, थाइमस दोनों में है, पाइनियल, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस दोनों में है, पेनक्रियाज, एंड्रिल दोनों में है। डिफरेंस टेस्टिस यूट्रस एंड ओवरी का है, ठीक है। सो टेस्टिस इन मेल इज विच इज प्रेजेंटेड स्क्रोटम रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्टोस्टेरोन। देन वी हैव ओवरी in female near the uterus secretes estrogen responsible for egg production and development, ठीक है। अच्छा बच्चे एक चीज एनसीईआरटी में लिखी हुई है आयोडाइज सॉल्ट के बारे में। आयोडाइज सॉल्ट जरूरी होते हैं, क्यों? क्योंकि आयोडाइन जो आयोडीन मिनरल है वो आपके थायराइड हार्मोन का एक एसेंशियल पार्ट है,
ठीक है। सो बहुत ज़रूरी है आपके लिए कंज्यूम करना आयोडाइज सॉल्ट, ठीक है, ताकि जो आपका थायराइड ग्लैंड है वो अपना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मेटाबॉलिज्म, ये सारी चीज़ें अच्छे से कंट्रोल कर पाए और कोई भी डिसीज ना हो। अगर आपको डेफिशिएंसी हो जाती है आयोडीन की तो उससे गोइटर हो जाता है, ठीक है। देन डायबिटीज कब होती है? जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है। ऑलराइट, सो ये सारी चीजें एनसीईआरटी में दे रखी है। देन वी हैव फीडबैक मैकेनिज्म। ऑलराइट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव फीडबैक मैकेनिज्म। अच्छा बच्चे, फीडबैक आपको ना जरा कमेंट्स बॉक्स में भी दिखाना है, ठीक है, कि ठीक है कोई चीज़ समझ नहीं आई है मैम, कुछ ज़्यादा टंग ट्विस्ट हो रही है आपकी, पानी पीती था करो। इन शॉर्ट आपको बताना है कि आपको कुछ समझ नहीं आया तो आपको पूछना है, ठीक है। और अगर कोई सजेशन है कि ठीक है मैम हम इसको ऐसे ऐसे पढ़ सकते हैं, सारी टर्मिनोलॉजीज एक साथ पढ़ सकते हैं, या सिर्फ फ्लो चार्ट में पढ़ सकते हैं, मैम आप थोड़ी सी थ्योरी ऐड करिए, तो आप बता दीजिएगा। ऑलराइट, चलो। फीडबैक मैकेनिज्म बेसिकली सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म होता है जिसमें द लेवल ऑफ वन सब्सटेंस इन बॉडी इन्फ्लुएंस द लेवल ऑफ अनदर, ठीक है। जैसे कि शुगर लेवल इन ब्लड, ठीक है, शुगर लेवल बढ़ गया ब्लड में तो पैनक्रियाज ने डिटेक्ट किया, इंसुलिन सिंथेसाइज किया, ब्लड शुगर लेवल गिर गया, एंड विच स्टॉप सीक्रेटिंग मोर इंसुलिन। तो इससे और इंसुलिन तो सीक्रेट नहीं हुए, ये किसने डिटेक्ट किया था? पैनक्रियाज ने डिटेक्ट किया था, ठीक है। सो दिस इज ऑल अ काइंड ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आपको एनसीईआरटी में नहीं बता रखा है तो मैं भी नहीं बता रही हूँ, बट या फीडबैक मैकेनिज्म इज ऑफ टू टाइप, ठीक है। चलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, ठीक है। यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। अगर किसी को कोई समस्या है, किसी को कुछ जानना है, किसी को कुछ पूछना है, कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स। बस कोई बकवास मत लिखना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। एंड या दिस इज ऑल। एक बार फटाफट से एनिमल में हमने जो कंट्रोल कंडीशन में एनिमल में टर्म पढ़ी है वो पढ़ लेते हैं। स्टिमुलस मैंने बताया, चेंज इन एनवायरनमेंट टू विच ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड इज नोन एज स्टिमुलस। देन कोऑर्डिनेशन क्या होता है? वर्क, जितने भी ऑर्गन्स हैं उनका साथ में एकदम तरीके से काम करना ताकि प्रॉपर रिस्पॉन्स जनरेट हो पाए। न्यूरॉन फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की। साइनेप्स बेसिकली माइक्रोस्कोपिक गैप होता है बिटवीन पेयर ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन्स। देन वी हैव रिसेप्टर, मोटर nerve, sensory nerve, olfactory receptor, gustatory, thermoreceptor, photoreceptor, reflex arc, brain, cerebrum, cerebellum, medulla, spinal cord. Yeah, so these are the things जो सब पढ़ लिए हैं हमने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एंड boom, chapter over. So thank you all for hearing, ठीक है। और अपने सजेशन, अपना फीडबैक आप ज़रूर दें। साथ ही साथ कोई डाउट हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो वो भी बताएं। 30 मिनट्स में इतनी ही स्पीड से और ऐसे ही पढ़ सकते थे, अगर ज़्यादा टाइम होता तो शायद और अच्छे से एग्जाम्पल दे के मैं आपको समझा पाती, ठीक है बच्चों। चलो, तब तक ले टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल, राइट। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, राइट। सो इस चैप्टर को दो पार्ट्स में, रिप्रोडक्शन के दो मोड्स में डिवाइड किया गया है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट वी विल बी कवरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑलराइट। चलिए, सो बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली वन पेरेंट, राइट। कोई फ्यूजन, कोई फॉर्मेशन नहीं होता किसी भी गैमेट का। जो ऑफस्प्रिंग हुआ है वो नियरली और सिमिलरली आइडेंटिकल होता है, सेम नहीं बोलेंगे, ठीक है। वी विल से आइडेंटिकल और सिमिलर टू बोथ पेरेंट सेल एंड ईच अदर, ठीक है। सो व्हेन देयर इज प्लेंटी ऑफ फूड एंड फेवरेबल एनवायरमेंट कंडीशन, asexual reproduction typically take place and it is quicker way to reproduce. बट क्या इसमें कोई वेरिएशंस आ रही हैं? इसमें कोई वेरिएशंस नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके के उस फॉर्मेशन में कोई भी वेरिएशन नहीं आती है, ऑलराइट। चलिए, नेक्स्ट वी विल बी कवरिंग टाइप्स, ठीक है। हम पढ़ने जा रहे हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स में है, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर किस किस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सो देयर आर बेसिकली टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फॉलोड बाय फर्स्ट बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन बैक्टीरिया में, प्रोटोजोआ में, अमीबा में, पैरामीशियम में देखा जाता है, ठीक है। इन दिस फर्स्ट सूडोपोडिया क्या करता है?
कैरोकाइनेसिस करता है, यानी कि जो न्यूक्लियस पार्ट है ना, जो पेरेंट सेल का न्यूक्लियस पार्ट है वो डिवाइड होता है। तो जब न्यूक्लियस पार्ट डिवाइड हो रहा है इट इज कैरोकाइनेसिस, और जब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है इट इज साइटोकाइनेसिस। देख बच्चे, यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, दिस इज कैरोकाइनेसिस, राइट। यहाँ साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ, दिस इज साइटोकाइनेसिस, राइट। और जब ये कैरोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस दोनों चीजें हो जाएंगी तब क्या होगा, तब आपके दो डॉटर सेल की फॉर्मेशन होगी, राइट। सो दिस इज बेसिकली एन एग्जाम्पल विच कैन बी सीन इन अमीबा। उसके बाद हमारे पास एक लेशमैनिया का एग्जाम्पल है। देखो सबसे पहले क्या हुआ, ये कैरोकाइनेसिस हुआ, डन। फिर यहाँ से शुरू हुआ साइटोकाइनेसिस, ठीक है, एंड देन रिजल्टिंग इनटू फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स, ठीक है। देखो बच्चे, लेशमैनिया को काला अजहर भी बोला जाता है, विच हैव अ फ्लिप लाइक फ्लैजिला एट वन एंड। आपको दिख रहा है फ्लैजिला एक एंड पे, ठीक है। बाइनरी फिशन occurs in this kala azhar in a definite orientation in relation to the flagella, ठीक है। चलो, तो आपको दो टर्म अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट समझ आई, साइटोकाइनेसिस, राइट, एंड देन वी हैव कैरियोकाइनेसिस। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल फॉलोड बाय मल्टीपल फिशन। नाउ मल्टीपल फिशन क्या होता है, मल्टीपल फिशन यानी कि जैसे प्लाज्मोडियम में हम देखते हैं जो मलेरिया पैरासाइट है, कि इसमें बहुत सारे डॉटर सेल्स बन जाएंगे, मैनी डॉटर सेल्स विल प्रोड्यूस, तो दिस इज मल्टीपल फिशन। यानी इस कंडीशन में जो पेरेंट सेल है वो क्या करेगा, एक थिक रेजिस्टेंट वॉल क्रिएट करेगा सबसे पहले, ठीक है, रिजल्टिंग टू फॉर्मेशन ऑफ अ सिस्ट, राइट। एंड विद इन दैट पर्टिकुलर वॉल जो साइटोप्लाज्म है वो मेनी टाइम्स डिवाइड करेगा, ठीक है, इट विल डिवाइड मेनी टाइम्स टू फॉर्म डॉटर सेल, या प्लाज्मोडियम का एग्जांपल लेके चल रहे हैं तो टू फॉर्म मैनी प्लाज्मोडियम, ठीक है। व्हेन कंडीशन बिकम्स फेवरेबल, जो सिस्ट वॉल है वो ब्रेक होती है, प्लाज्मोडियम रिलीज होता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हमने लिया है, बेसिकली क्या होगा, ये डॉटर सेल्स बनने लग जाएंगी, ठीक है। फिर ये अनफेवरेबल सिचुएशन थी, ठीक है। जब फेवरेबल सिचुएशन आएगी तो वो रिलीज हो जाएंगी, रप्चरिंग होगी, ठीक है। ऐसे ही तो प्लाज्मोडियम का वो होता है ट्रांसफर बॉडी में, ऑलराइट। चलो, लेट्स फॉलो इट बाय बडिंग। बडिंग क्या होता है, बडिंग देखो बच्चे, ईस्ट में देख बडिंग दो तरीके दोनों में होती है, ठीक है, एसेक्सुअल यूनिसेलुलर में भी और एसेक्सुअल मल्टीसेलुलर में भी, ठीक है। अभी हम यूनि के लिए पढ़ रहे हैं तो विल सी ईस्ट। ईस्ट एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। पेरेंट सेल से ये ऐसे गुड़म बर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे सिंचैन के सर पे ऐसे थक, जब उसकी मम्मी मारती है तो उसके वो निकल नहीं आता कुछ, ऐसा ही कुछ बर्ड टाइप, ठीक है। सो या फॉर्मेशन ऑफ बर्ड की फॉर्मेशन होगी, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और न्यूक्लियस डिवाइड होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, ठीक है। उसके बाद डॉटर सेल फॉर्म होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली हुआ क्या, जो पेरेंट ईच सेल है वो डेवलप करेगा एक आउटग्रोथ, ठीक है। ये जो ये हम बोल रहे हैं इसको हम बोलेंगे आउटग्रोथ, राइट। आउटग्रोथ डेवलप होगा, जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होगा, ठीक है, आउटग्रोथ तक जाएगा। उसके बाद फाइनली साइटोप्लाज्म डिवाइड होना शुरू करेगा एंड देन इट विल सेपरेट फ्रॉम पेरेंट सेल which leading to an independent existence, ठीक है। वेरी ऑफन इफ कंडीशन आर हाईली फेवरेबल अ चेन ऑफ बर्ड इज फॉर्म। जरूरी नहीं है एक ही हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे डी वाले सेक्शन में आपको दिख रहा है चेन ऑफ ई सेल्स फॉर्म, चेन भी फॉर्म हो जाती है, ठीक है। नाउ अभी हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करी, अब हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। सबसे पहले आता है फ्रेगमेंटेशन। मैम इसमें डायग्राम से नहीं पढ़ाओगी क्या, डायग्राम है आगे है, चलो। फ्रेगमेंटेशन क्या है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है दे हैव रिलेटिव सिंपलर बॉडी। जैसे स्पाइरोगायरा का एग्जांपल ले लो, एक फिलामेंटस बॉडी है, इफ इट ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पीसेस ऑफ फ्रेगमेंट ईच फ्रेगमेंट हैज कैपेसिटी टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल। यानी कि ये फ्रेगमेंट है, बड़ी अजीब फ्रेगमेंट है, ठीक है, ये फ्रेगमेंटेशन हो गई,
ठीक है। रीजन, इसका एग्जांपल ये देखो, दिख रहा है ना, ईच सेगमेंट हैज अ, ये फ्रेगमेंटेशन इंस्पायर वगैरह, सिर्फ इतना हिस्सा देखो तुम अभी, फ्रेगमेंटेशन वाला, ठीक है। चलो, सो बेसिकली क्या होता है, स्पाइर वगैरह का जो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस है वो क्या करेगा, रीजनरेट करेगा फ्रेगमेंट स्पाइर वगैरह के, ठीक है। और उससे फिर एक और रीजनरेशन होगा फ्रेगमेंट का, प्रोसेस इज सो ऑन कंटिन्यूस। देन वी हैव रीजनरेशन। रीजनरेशन होता है ऑर्गेनिज्म ने अगर अपना कोई पार्ट खो दिया, ठीक है, सो इट्स द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू डेवलप दैट पार्ट, ठीक है, टू डेवलप देयर लॉस्ट पार्ट। देखो, some organisms show have high regenerative capacity. It is also a mean of reproduction. For example, planaria. Regeneration is carried out by specialized cells. ठीक है, ये सारी थ्योरी तो तुम एनसीईआरटी में भी देख सकते हो, राइट। एग्जाम्पल मैं इसका भी दिखा दूंगी आपको। देन वी हैव बडिंग। बडिंग सीन इन हाइड्रा। पेरेंट हाइड्रा डेवलप अ बर्ड और आउटग्रोथ कह लो, ठीक है, एट इट्स लोअर एंड, अपने लोअर एंड पे वो एक आउटग्रोथ डेवलप करता है, विच ग्रो इन साइज एंड फाइनली ब्रेक्स ऑफ टू लिव इंडिपेंडेंटली। देन स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव फॉर्मेशन। चलो यही डायग्राम से देख लो तुम लोग एक बार, ये देखो हाइड्रा, ये वाला देखा आपने, इसने एक आउटग्रोथ फॉर्म किया, ठीक है, अपने लोअर एंड पे। इससे क्या हुआ, फाइनली वो ब्रेक ऑफ करके अपना इंडिपेंडेंटली एक ऑर्गेनिज्म क्रिएट हो गया, ठीक है। ये देखो, ये रीजनरेशन देखो, इसमें ये रीजनरेशन दिख रहा है, हर पार्ट अपना एक नया इंडिविजुअल पार्ट बन गया, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन देखो बच्चे, राइजोपस में देखा जाता है, विच इज़ अ फंगस। सो बेसिकली राइजोपस की जो बॉडी होती है, इट इज़ मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको हिफे बोलते हैं, ठीक है। राइट नाउ यहाँ पे आपको ये हिफा दिख रहा है, ठीक है। नाउ they erect hypha bear sporangia inside which reproductive structure called spores are formed. Spores are asexually reproducing bodies having a thick protective wall. ठीक है, they are producing during unfavorable times and helps to tide over the unfavorable environmental condition when the spores fall off. यानी कि spores create होते हैं, फिर वो नीचे जब वो फॉल डाउन हो जाते हैं, उसके बाद वो अपना एक न्यू इंडिविजुअल बना लेते हैं। कूल, ठीक है। तो हमने ये पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की। ओ माय गॉड, इतने सारे एग्जांपल इसमें तो, ठीक है। सो बेसिकली मेथड बाय विच प्लांट अपना रिप्रोड्यूस कर अपने वेजिटेटिव पार्ट्स को, है ना, बाय द वेजिटेटिव पार्ट जब प्लांट रिप्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, जैसे रूट, स्टेम, लीव। जैसे रोज का अगर आप स्टेम काट कर दूसरी जगह डाल दो तो वो ग्रो हो जाता है, ठीक है। सो बेसिकली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी दो तरीके के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल की बात करते हैं, जैसे मिंट रिप्रोड्यूस नेचुरली बाय रूट्स, शुगर केन, जैस्मिन स्टेम से, ठीक है। देन बायोफाइलम लीफ से, बायोफिलम की जो बर्ड्स होती हैं, ठीक है, दे आर प्रोड्यूस इन द नॉचेज अलॉन्ग द लीफ मार्जिन, ठीक है। सो व्हेन दे फॉल ऑन सॉइल दे डेवलप इनटू न्यू प्लांट, ऐसा होता है। जैसे यहाँ पे आपको जिंजर का दिख रहा है, तो पोटैटो का दिख रहा है, स्वीट पोटैटो का दिख रहा है, बायोफाइलम का दिख रहा है, बल्ब, रनर एंड देन सकर, दैट इज मिंट। हमने इन सब की बात कर ली अभी, ठीक है। नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। बच्चे, जब कोई चीज़ तू पढ़ रहा है ना तेरे दिमाग में, और तुम दोनों के दिमाग में आनी चाहिए कि तुम क्यों पढ़ रहे हो, ये पढ़ रही हो, क्यों पढ़ रही हो तुम ये, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज व्हेन प्लांट कैन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट अर्लियर, plant which have lost the ability to produce viable seed can also produce, ठीक है। all plants are genetically almost similar to the parent plant, ठीक है। seedless varieties can be obtained। सीड की जरूरत पड़ी क्या, स्टेम काट के तुमने दूसरी जगह सॉइल में लगा दी, सीड की जरूरत पड़ी नहीं, पड़ी ना। The property of vegetative propagation is used by horticulturists in developing methods like layering, grafting to grow many plants like sugarcane, roses और grapes. Now मैंने कहा था दो तरीके के होते हैं, पहला था नेचुरल, दूसरा था आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब होता है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर का नाम
सबने सुना होगा, नहीं पता तो सुनो। ये वो टेक्निक होती है बेसिकली जिससे ना आप नए प्लांट को या फिर नए उसको, टिश्यू कल्चर बेसिकली एनिमल्स के लिए भी होता है, तो नए सेल को, नए ऑर्गन को आप क्या करते हो, डेवलप करते हो फ्रॉम अ सेल और टिश्यू। ठीक है। इन अ न्यूट्रिएंट मीडिया अंडर एसेप्टिक कंडीशन, एसेप्टिक कंडीशन यानी स्टराइल कंडीशन यानी कंट्रोल कंडीशन। ठीक है, जिसमें कोई कंटामिनेशन ना हो, जिसमें सारी कंडीशन आपके अनुसार हो, जो फेवरेबल आप उसको देना चाहते हो। यानी कि अगर आप लैब में किसी सेल या किसी टिश्यू से कोई प्लांट, कोई ऑर्गेनिज्म, कोई एनिमल्स अगर फॉर्म कर रहे हो, कोई सेल फॉर्म कर रहे हो, ठीक है, दैट इज नोन एज, इस टेक्निक को हम टिश्यू कल्चर बोलते हैं। ठीक है। अब प्लांट की बात कर लेते हैं क्योंकि हम प्लांट पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली कोई भी सेल और टिश्यू को आप क्या करते हो, न्यूट्रिएंट मीडिया में रखते हो जहाँ से कैलस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कैलस को फिर आप दूसरे मीडिया में ट्रांसफर करते हो, उसमें फिर आप अलग डेफिनेट, अपने डेफिनाइट प्रोपोर्शन का जो भी आपका मीडिया है, जो भी आपके इंग्रेडिएंट्स है, वो सब डालते हो। ठीक है, जिससे फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट होता है। ऑलराइट, चलिए, सो नाउ दिस वाज ऑल अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स, दोनों में होता है। ठीक है। नाउ इफ आई एम सेइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज टेकिंग प्लेस एंड दे आर, ठीक है, formation of gamete is taking place, and basically this involves this involves two individuals, right, or involvement of two parents or two individual are required. ठीक है, चलो, अच्छा, पहले कुछ इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। तो दिस रिजल्ट इन ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज, आप सबको पता है, वेरिएशन। ठीक है, एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छा पूरा एक पैराग्राफ दे रखा है वेरिएशन को लेके, यू ऑल नो। अब दूसरी चीज लिमिटेशन भी आ जाती है, क्या कि क्योंकि कॉम्बिनेशन हो रहा है, कुछ अनडिजायरेबल फीचर्स और अनडिजायरेबल चेंजेस भी आते हैं विच यू डोंट वांट, राइट, बट इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, हो तो आएंगे। ऑलराइट, देन वी हैव, ओके, लिमिटेशन की बात कर ली, कूल। Now we'll talk about sexual reproduction in flowering plants. The reproductive parts are present in the flower. The parts of flower are sepal, petal, stamen and carpel. कौन कौन से हैं? Petal, sepal and stamen and carpel. ठीक है? Now जो सेपल है, ये जो आपको ग्रीन पार्ट दिख रहा है ना, दिस इज सेपल, लिखा भी हुआ है। ठीक है, so basically sepal are green structure that protects the inner part of flower is in the bud state. जब फ्लावर आपका बर्ड स्टेट में होता है, BUD, बर्ड स्टेट में, तब क्या होता है, तब ये ग्रीन स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, पेटल्स दिख रही है पिंक कलर की, बड़ी प्यारी सी पेटल्स दिख रही है ना, सो पेटल्स आर कलरफुल एंड अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर pollination. Now we have stamen. Stamen दिख रहा है, stamen क्या है, मेल reproductive part है, which produce pollen grains, right, that contain male gamete. Now each stamen has two parts. पहला filament जिसके अंदर stalk and anther आता है, ठीक है, सोलन पार्ट होता है which has a large number of pollen grains, तभी उससे ही pollination होता है। दिख रहा होगा ना इधर पॉलन ग्रेन, बच्चे, दो डायग्राम है, दोनों को अच्छे से देखते हुए चलो। ठीक है, देन वी हैव कार्पल। कार्पल की बात करते हैं अब। कार्पल के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, उसमें क्या आता है, ओव्यूल्स दैट कंटेन फीमेल गैमेट। उसमें तीन पार्ट्स आते हैं, पहला आता है स्टिग्मा, ये देखो, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा विच इज अ टॉप स्टिकी पार्ट, ठीक है, ये पोलन ग्रेन को रिसीव करता है। फिर स्टाइल मिडल लॉन्ग पार्ट है, कैरी मिडवे का काम करता है। देन ओवरी है विच इज स्वोलन पार्ट, जिसमें ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है, नाउ द फ्लावर में भी बाइसेक्सुअल, यानी कि हैविंग बोथ स्टेमन एंड कार्पल्स, जैसे मस्टर्ड, चाइना रोज। ओके, और फ्लावर में भी यूनिसेक्सुअल, यानी कोई एक चीज हो, है ना, पेविंग एट द स्टेमन और कार्पल, जैसे पपाया, वाटरमेलन। ऑलराइट, नाउ इसी में हमारे पास कंसेप्ट आता है पॉलिनेशन का।
पॉलिनेशन होता है बच्चे, ये जो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के पास से हमारे पास आए हैं, ये इसका ट्रांसफर, ठीक है, यानी इसका ट्रांसफर, सो दैट लाइक एंथर टू स्टिग्मा ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ताकि पॉलिनेशन हो, फ्लावर प्रोड्यूस करे, ठीक है। तो दो तरीके के पॉलिनेशन होते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन होता है जब ट्रांसफर हुआ पॉलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, राइट, सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, या तो फ्लावर सेम हो या फिर प्लांट सेम हो, तब उसको हम क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। ऑलराइट, देन वी हैव क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस यानी पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा में ट्रांसफर होना, लाइक ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ अ डिफरेंट प्लांट ऑफ same species. Alright, so it generally takes place with the help of some agent, जैसे insect, bird, wind, water. समझ आ गया कैसे होगा क्रॉस पॉलिनेशन? या तो हवा से हो जाएगा, पानी से हो जाएगा, बर्ड से हो जाएगा, इंसेक्ट से हो जाएगा, ठीक है। नाउ ये जो रंग बिरंगे कलर हैं फ्लावर के, ये जो फ्लावर की स्मेल है, जो हमें कुछ फूलों से बहुत अच्छी अच्छी स्मेल आती है, ये किस चीज़ का काम करते हैं? अट्रैक्टेंट का काम करते हैं, ठीक है, ताकि कोई भी इंसेक्ट उनके पास आए और पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो पाए। ऑलराइट, डू यू गेट इट? फाइन। चलो अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की इसी प्रोसेस में, ठीक है। चलो, फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, ठीक है। तो बच्चे पॉलिनेशन तो हो गया, जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पे आ गया, स्टिग्मा से स्टाइल से होते हुए वो ओवरी तक चला गया, ठीक है। सो जब ये ओवरी तक गया, ये क्या हुआ? फर्टिलाइज हुआ। फर्टिलाइज होगा वहां जाके या नहीं होगा? तुम लोग बहुत डिलेड रिस्पॉन्स दे रहे हो अपने माइंड में बोलो, ठीक है। मुझे तुम डायरेक्ट तो बता नहीं सकते, तुम दिमाग में हर चीज सोचते हो, तुम्हारा एग्जाम बहुत पास है। Pollen tube has two male germ cell. Each ovule has two polar nuclei and a female germ cell. जो pollen tube है, it release two male germ cells, ठीक है, inside the ovule. एक क्या करेगा? एक फ्यूज हो जाएगा, जबकि एक फ्यूज हो जाएगा और जाइगोट बना लेगा, जिससे बेबी प्लांट होगा। और जो दूसरा वाला है वो टू पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होगा, जिससे ट्रिपल फ्यूजन होगा। So in flowering plant, tube fusion takes place during fertilization. दो हो रहे हैं तो क्या बोलोगे? डबल फर्टिलाइजेशन बोलोगे कि नहीं बोलोगे? ठीक है। अब देखो फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद भी चेंजेस आएंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। देखो बच्चे, आफ्टर फर्टिलाइजेशन कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे कि जाइगोट डिवाइड करता है सेवरल टाइम्स, ठीक है। जो ओव्यूल है, इट डेवलप अ टफ कोट एंड चेंज इनटू सीड। वो एक टफ कोट डेवलप कर लेता है और सीड में कन्वर्ट हो जाता है। जो ओवरी है वो रैपिडली ग्रो करती है एंड रैपन होके फ्रूट फॉर्मेशन होता है। देन पेटल, सेपल, स्टेमन, स्टाइल एंड स्टिग्मा, स्टेबल एंड फॉल ऑफ। सुकड़ के मुरझा जाते हैं, गिर जाते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं। ऑलराइट, देन वी हैव सीड्स। अभी मैंने बताया सीड क्या हुआ? Ovule develop a tough coat and change into seed. Now, the advantage of seed is to protect the future plant. क्या है सीड का काम? क्या है? अपने फ्यूचर प्लांट को प्रोटेक्ट करके रखना, ठीक है। सीड हैज टू पार्ट्स, कॉटिलेडन एंड एम्ब्रियो। कॉटिलेडन फूड को स्टोर करता है, एम्ब्रियो की खुद फर्दर दो पार्ट होते हैं, प्लूमूल और रेडिकल। जो प्लूमूल है वो डेवलप होता है इनटू शूट एंड रेडिकल डेवलप होता है इनटू रूट। तो जो फॉर्मेशन, ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सीडिंग फ्रॉम एम्ब्रियो अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस नोन एज जर्मिनेशन। उस प्रोसेस को जर्मिनेशन बोलते हैं, फिगर 8.9 में आप देख सकते हैं। ऑलराइट, चलो फटाफट से रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग पढ़ते हैं। ह्यूमन बीइंग में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यू ऑल नो। ऑलराइट, चलो फटाफट से दो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट इज मेल, देन सेकंड इज फीमेल। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये सारी चीजें होती हैं, जैसे वन पेयर ऑफ टेस्टिस होता है। इफ यू वांट यू कैन एक्चुअली नोट इट डाउन।
वन पेयर ऑफ टेस्टीज, सिस्टम ऑफ डक्ट जिसमें एपिडाइडिमिस, वासा डिफरेंस और स्पर्म डक्ट होता है, देन यूरेथ्रा होता है, देन दे हैव अ सिस्टम ऑफ ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर ग्लैंड एंड अ कॉपुलेटरी ऑर्गन कॉल्ड पेनिस. ठीक है, सो बेसिकली फंक्शन क्या होता है टेस्टिस का, एक एक का फंक्शन पढ़ते चलते हैं. टेस्टिस का फंक्शन होता है टू प्रोड्यूस मेल गैमेट. मेल गैमेट क्या है, स्पर्म. ठीक है, टू प्रोड्यूस अ मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन भी टेस्टिस का फंक्शन होता है. ठीक है, जो टेस्टोस्टेरोन है बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए. देन मैंने वासा डिफरेंस की बात करी आपसे ना. वासा डिफरेंस का क्या फंक्शन होता है, इट इज मेंट फॉर द पैसेज ऑफ स्पर्म इन द मेल बॉडी. ग्लैंड्स का क्या फंक्शन होता है, दे प्रोड्यूस अ डिफरेंट सीक्रेशन विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन एज वेल एज द मीडियम फॉर लोकेशन टू द स्पर्म. राइट, the secretion of three glands along with the sperm is known as semen. Now what is function of urethra, it is basically common passage for both semen and urine, like from body to outside. Then we have उसके बाद पेनिस की मैंने आपको बताया था, पेनिस is organ which is used to introduce semen outside and it is richly supplied with blood vessel. All right, so this was all about male reproductive organ. ये important चीजें थी, लिख लो कहीं पे. ठीक है, देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग. क्या क्या, वन पेयर ऑफ ओवरी, वन पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब, वन यूट्रस और वेजाइनल. ठीक है, वेजाइना और बर्थ कैनाल. ओवरी का फंक्शन क्या है, टू प्रोड्यूस एंड रिलीज ओवा एंड देन टू प्रोड्यूस फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन जैसे ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. मेल में क्या था, टेस्टोस्टेरोन था. ठीक है, नाउ फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज, क्या है फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, अर्ली एम्ब्रियो. ठीक है, अब ना फैलोपियन ट्यूब क्या करता है, बेसिकली इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं. नैरो एंड ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड सर्विक्स. यूट्रस का फंक्शन क्या होता है, बेसिकली जब एम्ब्रियो फॉर्म्ड इन फैलोपियन ट्यूब्स कम डाउन एंड गेट्स अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम, यानी इम्प्लांटेशन जब होता है, so it developed for the next 9 months until the baby is delivered. Then vagina, which is uterus open into vagina through cervix. Vagina is a muscular tube through which the baby is delivered at the end of 9 months gestation period. It also serves as canal for receiving the semen at the time of copulation. All right, chaliye. Then we have one more thing, menstruation. Menstruation is basically loss of blood and mucus along with unfertilized ovum. The ruptured and cells and tissues of endometrium through the vagina of female, it is a 28-day cycle. ठीक है, and the flow continues to 2 to 8. ठीक है, चलो 28 days का cycle होता है, 2 to 8 days it the flow continues. If the ovum does not fertilize, then the endometrium starts slowing off and उसकी वजह से there is loss of blood and mucus. ठीक है, चलो अगर हम मेनोपॉज की बात करें, beginning is known as menarche and stopping is known as menopause. ठीक है, menopause की बात करें तो बेसिकली 45 से 55 ईयर्स ऑफ एज की वुमेन्स में होता है. ठीक है, menarche is beginning, menopause is ending. Okay, now let's talk about reproductive health. There are a lot of disease and birth control. ठीक है, basically birth control measures are measures which can be mechanical, chemical and surgical. Mechanical और chemical और surgical तीनों का फंक्शन क्या होता है, to prevent, right, to prevent any disease or any unwanted copulation. ठीक है, these are used to prevent the passage. mechanical method जो होते हैं. ठीक है, then जो chemical method होते हैं which use in which we talk about use of spermicide and oral contraceptive pills. then surgical method होते हैं जैसे vasectomy, tubectomy. Vasectomy is cutting and ligating of a vas deferens and tubectomy involves cutting and ligating fallopian tubes. ठीक है, vasectomy यानी vas deferens, tubectomy यानी कि fallopian tube से रिलेटेड जो है. ठीक है, ऐसे करके याद रखो. बच्चे क्या करते हैं ना, उल्टा लिखाते हैं. ठीक है, उल्टा नहीं लिख के आना तो मार्क पड़ेगी नहीं तो. चलो
So now till now we have covered about reproduction. ठीक है, reproduction क्यों ज़रूरी है for continuity of life on earth. ठीक है, and basically it act as a bridge to hereditary transmission. It involves a continuation of characters from parent to daughter cells by copying of DNA. Copying of DNA is also not a foolproof exercise. Even minute changes, with the minute changes जो होते हैं, they can bring variations. Now जो variations हैं they are almost good. ठीक है, so use but कुछ unwanted variations are not so acceptable. ठीक है, so actually variations help the species to withstand drastic environment change. Alright, thus save the species from becoming extinct, promotes its survival for a longer time. But कभी कभी ऐसा भी वेरिएशन के बारे में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो चेंजेस होते हैं बेसिकली दे आर गुड इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. इन्वायरमेंट जैसे जैसे इवॉल्व हो रहा है हमारी बॉडी को भी इवॉल्व होने की ज़रूरत है. ठीक है, वही अगर कोई ऐसा चेंज आया जो इन्वायरमेंट के लिए या बॉडी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है तो वो वेरिएशन तो अच्छा नहीं बोलेंगे ना, ये मतलब है इसका. ठीक है, फिर हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिशन, बर्डिंग, स्पर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन की बात करी. फिर हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करी, उसके बेनिफिट्स पढ़े. हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा प्लांट्स में. ठीक है, फिर हमने ह्यूमन बींग से पढ़ा, हमने सीड्स के बारे में बात करी, हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में बात करी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करी, एडवांटेजेस के बारे में बात करी. ठीक है, एंड देयर द चैप्टर एंड. अगर अभी तक किसी को कोई डाउट हो, किसी को कुछ समझ ना आया हो तो पूछ ले. बच्चे जल्दी जल्दी में ऐसा ही पढ़ाया जाता है. सो या थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग. एंड ये इंसान जैसे खुश है ना वैसे ही खुशी खुशी तुम भी अपना पेपर दे के आओ. ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू यू बच्चा पार्टी. सारे एग्जाम ऐसे अच्छे से देकर आओ एकदम टेंशन फ्री होके. कोई चिंता की बात नहीं है. आई नो आप लोगों ने बहुत मेहनत करी और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे. ठीक है, दूसरों से कंपेयर खुद को कभी मत करना. कंपेयर सिर्फ और सिर्फ खुद से करना, खुद को कि तुमने पहले से बेहतर किया या पहले से खराब. माई बेस्ट विशेज आर ऑलवेज विद यू. कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें. ठीक है, मैं आंसर करूंगी बट फालतू की बातें ना करें. ठीक है, चलो एक बार वापस से स्लाइड देख लो. कोई दिक्कत कहीं पे आ रही है तो वैसे तो मैंने कुछ नहीं छोड़ा है बट स्टिल. साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस बच्चे अगेन याद रखना. कैरियोकाइनेसिस जब न्यूक्लियस का डिविजन होता है, साइटोकाइनेसिस जब साइटोप्लाज्म का होता है. ठीक है, या सो वी हैव कवर्ड एवरीथिंग. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे. मिलते हैं बाद में. बाय बाय. हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल. एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन. एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं. ठीक है ना, एकदम एनर्जी के साथ पढ़ेंगे. और एक चीज़ का ध्यान रखना, ये मैंने नोट्स आपके लिए थोड़े नए स्टाइल में बनाया है. अगर आपको पसंद ना आए तो आप मेरे को बता सकते हो. करनी तो मेरे को अपनी मन की है पर फिर भी मैं आपके आपका कंफर्ट भी सोचूंगी कि ठीक है अगर आपको समझ ही नहीं आया तो अलग चीज़ है. वैसे समझ आएगा, आई श्योर यू. ठीक है, और ये मुझे भी बहुत शौक है नई नई एआई यूज़ करने का. तो बिना बकवास करे आगे शुरू करते हैं. बहुत बकवास कर ली. चलो, सबसे पहली चीज़ वेरिएशन क्या होता है. वेरिएशन मतलब जो डिफरेंस हो रहा है. ठीक है, वेरिएशन मतलब पता है ना हमें कुछ डिफरेंस. ठीक है, वेरिएशन से एक चीज़ तो हमें समझ आता है कि डिफरेंस की बात हो रही है. तो डिफरेंस इन करेक्टर और ट्रेड्स अमंग इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज, उसको वेरिएशन बोलते हैं. दिस वेरिएबिलिटी अराइजेज ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन मेनली थ्रू एरर्स इन डीएनए, कॉपिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेसेस, कंट्रीब्यूशन टू जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ पॉपुलेशन. तो सबसे ज़रूरी था आपके लिए ये समझना कि वेरिएशन क्या होता है. नाउ अगेन लेट्स स्टार्ट विद अ चैप्टर दैट इज इंट्रोडक्शन टू हेरिडिटी. हेरिडिटी क्या होती है. हमारे तो चैप्टर का नाम हेरिडिटी है तो समझ लेते ना हेरिडिटी है क्या. हेरिडिटी इज द प्रोसेस बाय विच ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, शेपिंग द कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ अक्रॉस जनरेशन. यानी कि हेरिडिटी ट्रांसफर होता है, ट्रांसमिशन होता है कैरेक्टर्स का, ट्रेट्स का फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग. ठीक है,
ना बच्चे जो हेरिडिटी है इट इज कॉन्टिन्यूड और कॉन्टिन्यूटी ऑफ फीचर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ठीक है, विच आर प्रेजेंट इन फर्टिलाइज एग और जाइगोट. सो बाय द मीन्स ऑफ जाइगोट हेरिडिटी इज कॉन्टिन्यूड, है ना, हेरिडिटी इज फॉलोड. समझ आ रही है ना. ये जो जाइगोट है दिस डेवलप्स इनटू एन ऑर्गेनिज्म ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ओनली, ठीक है. उसमें क्या है, उसमें वो सारी ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इनहेरिट हुई हैं फ्रॉम देयर पेरेंट्स. Now again here is definition of heredity. एक formal definition लिखी हुई है, पढ़ लो. Heredity refers to transmission of characters or trait from parents to offspring. It signifies the continuity of feature that exists in a fertilized egg zygote which develops into an organism of a particular type only. ये तो वही definition है जो मैंने बोली है, ठीक है. Now what is the importance of heredity? हमने पढ़ ली heredity क्या होती है, but जरूरत क्या है heredity की, क्यों हेरिडिटी की बात कर रहे हैं. तो बच्चे हेरिडिटी जरूरी है. इट इज एसेंशियल एज इट डिटरमाइंस द जेनेटिक ट्रेट, ठीक है. जेनेटिक ट्रेट बताती है जो ऑफस्प्रिंग में हो रही, ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम देयर पेरेंट्स, ठीक है. दैट ऑफस्प्रिंग इनहेरिट फ्रॉम देयर पेरेंट. These inherit trait form the basis for diversity within the species and obviously evolution में एक बहुत important role play करती है. Now, what is the relation to fertilized egg zygote? Fertilized egg क्या होता है, zygote होता है ना. तो the process of heredity begins with the zygote. zygote से शुरू होती है. zygote कब बनता है बच्चे, फॉर्मेशन होता, zygote तब फॉर्म होता है जब फर्टिलाइजेशन होता है मेल और फीमेल गैमेट का, ठीक है. सो बाय द फ्यूजन और बाय द फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट zygote इज फॉर्म्ड, ठीक है. तो ये जो जाइगोट है इसमें क्या है, इसमें दोनों की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, फीमेल पेरेंट की एज वेल एज मेल पेरेंट की, ठीक है. सो दिस जाइगोट कंटेन्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इनहेरिटेड फ्रॉम बोथ पेरेंट्स डिटरमाइनिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म. ऑब्वियसली, ठीक है, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स है और फिर वो डिटरमाइन करता है कि बच्चे में क्या क्या चीजें हैं, दोनों पेरेंट्स से दोनों चीजें आई हैं, ठीक है. नाउ जेनेटिक, व्हाट इज जेनेटिक्स. जेनेटिक्स से आप लोग क्या समझते हो, मैम ये तो बायोलॉजी की कोई ब्रांच है. हाँ ब्रांच है, इट इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बट करती क्या है. सो बेसिकली जेनेटिक वो ब्रांच है बायोलॉजी की जो हेरिडिटी और वेरिएशन से डील करती है, ठीक है. जेनेटिक्स आपको ये हेल्प करती है, आपको ये समझाती है कि कैसे हेरिडिटी हो रही है, यानी कैसे चीज़ें ट्रांसफर हो रही हैं और उससे क्या वेरिएशन आता है, उससे क्या रिजल्ट आता है और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस आता है, ठीक है, जो एक ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट हो रही है फ्रॉम देयर पेरेंट, ठीक है. सो बेसिकली स्टडी ऑफ जीन, ऐसे भी कह सकते हो. नॉट ओनली जीन, क्रोमोसोम की भी होती है, बाकी चीज़ें भी होती हैं, ठीक है. अंडरस्टैंडिंग जेनेटिक इज एसेंशियल, बहुत ज़रूरी हो जाता है फॉर ग्रास्पिंग हाउ ट्रेट्स आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, इन्फ्लुएंसिंग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है. नाउ जेनेटिक्स की डेफिनेशन आ गई मैम यहाँ पे. सो बेसिकली जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी फोकस्ड ऑन हेरिडिटी एंड वेरिएशन. इट एक्सप्लेन्स हाउ ट्रेट्स आर इनहेरिट थ्रू जीन. ये क्या बताता है कि ट्रेट कैसे इनहेरिट हो रही है जीन से, है ना. It provide insight into how offspring acquire characteristics from their parents, forming the basis of biological diversity. Now, role of genetics and heredity. क्या रोल क्या है हेरिडिटी का बच्चे. हेरिडिटी ही तो है जो ट्रेट ट्रांसफर हो रही है ना. सो जेनेटिक्स प्लेज अ क्रूशियल रोल इन हेरिडिटी बाय डिटरमाइनिंग द जेनेटिक मेकअप और जीनोटाइप. अब मैम ये जीनोटाइप क्या होता है बताऊंगी, शांति से सुनते रहो, ठीक है. क्या डिटरमाइन करता है, जेनेटिक मेकअप जिसको जीनोटाइप बोलते हैं, और जेनेटिक मेकअप इन्फ्लुएंस करता है फिनोटाइप को, ठीक है. फिनोटाइप जीनोटाइप को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, जीनोटाइप इन्फ्लुएंस फिनोटाइप. समझ आ गई. ईच पेरेंट कॉन्ट्रीब्यूट जीन दैट कंबाइन इनटू द शेप द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग इंश्योरिंग continuity of trait across generation. Now, जीनोटाइप फिनोटाइप की बात तो हो गई है, अब समझा ही दो क्या होता है. तो बच्चे देख, जीनोटाइप होता है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि उसके जीन्स का, जैसे मेल में क्या होता है 44+XY क्रोमोसोम्स, ठीक है, और फीमेल में क्या होता है 44+XX. समझ आ गई. तो ये जीनोटाइप है. फिनोटाइप होता है अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म. फिनोटाइप क्या होता है, अपीयरेंस, ठीक है. जैसे सपोज करो एक रेड कलर है, ठीक है, विच इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ जीन RR, ठीक है, कैपिटल R. मतलब
रेड कलर का जो जीन है, मतलब रेड कलर जो है वो रेड कलर की जीन से मिल रहा है, तो जो जीनोटाइप है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है ना फिनोटाइप को। ओनली इफ द जीनोटाइप इज रेड, RR, फिनोटाइप विल बी रेड। बट अगर जीनोटाइप में कैपिटल R स्मॉल r है, देन ऑल्सो फिनोटाइप विल बी रेड। क्यों? क्योंकि R इज डोमिनेंट जीन। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो जीनोटाइप है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है फिनोटाइप को। समझ आ रही है? कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है? कि जो जीन है, जो डोमिनेंट जीन है, उसी से आपका फिनोटाइप भी डिसाइड होगा। समझ आ गए बच्चे? जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। चलो, नाउ कम टू वेरिएशन। हमने पढ़ ली वेरिएशन क्या होता है। इट इज द मीन द डिफरेंस और इन द कैरेक्टर्स और ट्रेड अमंग द इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज। वेरिएशन होता है जब रिप्रोडक्शन में चेंज आता है, नाउ बोथ रिप्रोडक्शन, ठीक है। सो वेरिएशन अमंग इंडिविजुअल विद इन अ स्पीशीज इज एसेंशियल फॉर अडेप्टेशन। अडेप्टेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इवोल्यूशन के लिए ज़रूरी होता है, सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है, एंड हम इसको आगे अच्छे से पढ़ेंगे। उससे पहले वेरिएशन अच्छे से एक बार दोबारा से पढ़ो, होता क्या है। वेरिएशन रेफर्स टू डिफरेंस इन कैरेक्टर्स ऑफ ट्रेट अमंग इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज। दिस वेरिएबिलिटी अराइजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ठीक है, मेनली through errors in DNA, copying and sexual reproduction process contributing to genetic diversity of population। तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो डिफरेंट जीन्स आएंगे तो डिफरेंट रिजल्ट होगा। ऑलराइट, नाउ ये जो वेरिएशन है ये क्या है जो उससे हो रहा है वेरिएशन, है ना। क्या ऐसी चीज़ है विच कॉजेज वेरिएशन? तो बच्चे, 3 कॉज है मेजर। सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल का कॉम्बिनेशन। जब डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल कंबाइन होंगे, ठीक है, जब डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल का कॉम्बिनेशन बनेगा तो डिफरेंट रिजल्ट आएगा। So different combination of genetic material is one of the important cause. Then some positive gene mutation, कुछ पॉजिटिव जीन म्यूटेशन भी होती है, उससे भी वेरिएशन आता है। नेगेटिव जीन म्यूटेशन भी होती है, बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव जीन म्यूटेशन, ठीक है। देन इंटरेक्शन ऑफ जीन्स विद इन्वायरमेंटल चेंजेस। फॉर एग्जांपल, मेरे इन्वायरमेंट में कोई चेंज हो रहा है ना, मेरी बॉडी को अडेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तो एग्जिस्ट नहीं करूंगी, है ना। इसलिए तो जो जीन का इंटरेक्शन होता है इन्वायरमेंट चेंजेस के साथ, जिसको हम अडेप्टेशन बोलते हैं, जिससे अडेप्टेशन होती है, उससे भी वेरिएशन आता है, ठीक है। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ वेरिएशन। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन? इंपॉर्टेंस क्या है वेरिएशन की? बच्चे, वेरिएशन इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। वेरिएशन इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी, इट इज द फंडामेंटल फॉर इवोल्यूशन। समझ आ रही है? ठीक है, वेरिएशन से अडेप्टेशन हो रहा है। अडेप्टेशन से क्या हो रहा है? ड्यू टू विच ऑर्गेनिज्म कैन इजिली एडजस्ट। देखो, मैं कह रही हूँ एक जगह कि क्योंकि मेरे इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है, मेरी बॉडी अडेप्ट कर रही है। अब क्योंकि इन्वायरमेंट में चेंज आया इसलिए वेरिएशन आया, बट अगर वेरिएशन आया है तभी तो मेरी बॉडी अडेप्ट कर रही है। समझ आ रहा है? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा कुछ बच्चों को जिन्होंने पहली बार सुना है, नहीं तो समझ तो आ ही रहा होगा, ठीक है। सो बच्चे, मेरी बॉडी कैन इजिली एडजस्ट टू चेंजिंग एनवायरनमेंट, है ना। तो वेरिएशन बहुत ज़रूरी हो जाता है एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। देन एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन फॉर्म द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, तो मैंने आपको बता ही दिया। तो वेरिएशन इज द फंडामेंटल फॉर इवोल्यूशन एज इट फॉर्म द बेसिस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। Organisms with advantageous trait are more likely to survive and reproduce, leading to adaptation that enhance fitness within the changing environment. अगेन इंपॉर्टेंट चीज जो है वो सुनो बच्चों, रिमेंबर, डू नॉट फॉरगेट कि जो वेरिएशन है दोनों मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में होता है, यानी कि एज वेल एज इन सेक्सुअल एज वेल एज इन एसेक्सुअल, ठीक है। नाउ एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो अमाउंट ऑफ वेरिएशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो रहा है वो इतना नहीं होता है, ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ वेरिएशन प्रोड्यूस इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज क्वाइट लिटिल, सो इट इज हार्डली नोटिसेबल, ठीक है, इतना नोटिसेबल नहीं होता है एज कंपेयर टू वेरिएशन इफ आई टॉक इन टर्म्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ आ रही है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टर्म्स में मैं अगर बात करूं तो एसेक्सुअल में इतना नोटिसेबल चेंज नहीं आता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बोथ सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरेट वेरिएशन, समझ गए जी। ऑल्दो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यील्ड्स मोर नोटिसेबल डिफरेंसेस ड्यू टू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। दो अलग अलग जीन का कॉम्बिनेशन हो रहा है, इसलिए नोटिसेबल डिफरेंसेस चेंजेस जो है वो ज्यादा होते हैं, ठीक है। मोर नोटिसेबल डिफरेंसेस भी
फाइंड, राइट। इसके बाद जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इट कैन प्रोड्यूस सटल वेरिएशन, सटल यानी कि लिटिल, ठीक है, दैट मे नॉट बी इजिली डिटेक्टेड इमीडिएटली। मेरा ना ऐसे दिमाग खराब हो गया है, इमीडिएटली से मुझे गाना याद आ गया, सागर दी बूटी वाला। आई होप तुम लोगों को नहीं आ रहा होगा, नहीं तो तुम लोग एग्जाम में यही सब घूमेगा तुम्हारे दिमाग में, ठीक है। पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे। चलो, मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस की बात करते हैं। इनहेरिटेंस मैकेनिज्म प्ले अ क्रूशियल रोल इन अंडरस्टैंडिंग हाउ ट्रेड्स एंड जेनेटिक इंफॉर्मेशन आर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर, ठीक है। बच्चे दो चीजें आ गई यहाँ पे, क्रोमोसोम और जीन। सबसे पहले तो इन दो शब्दों को ही समझ लो, व्हाट इज क्रोमोसोम एंड व्हाट इज जीन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू टेल यू जीन क्या होता है। तो जीन होती है बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, इतना तो पता है मैडम को, आगे बताओ। तो बच्चे जीन बेसिकली वो करेक्टर होता है, बेसिक यूनिट वो होती है जो ट्रांसफर हो रही है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। इट इज बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस बाय विच करेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। जीन के अंदर कुछ यू कैन से कि इट कंसिस्ट ऑफ अ स्पेसिफिक लेंथ ऑफ डीएनए, ठीक है, ऑन अ क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम होते हैं लॉन्ग थ्रेड प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। लॉन्ग थ्रेड होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, डीएनए से बने होते हैं, डीएनए प्रोटीन से बने होते हैं, जिसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है, और ये क्रोमोसोम जीन्स के अंदर होते हैं, ठीक है। नाउ अ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन प्रोटीन इज कॉल्ड जीन। जो स्पेसिफिक सेगमेंट है डीएनए का, ठीक है, जिसके पास एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर प्रोटीन की, उसको जीन बोलते हैं फॉर दैट प्रोटीन। मेंडल के अकॉर्डिंग बोथ पेरेंट मस्ट कंट्रीब्यूट इक्वली टू द डीएनए ऑफ प्रोजेनी ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे एज बोथ पेरेंट डिटरमाइन द ट्रेट इन प्रोजेनी, सो बोथ पेरेंट मस्ट बी कंट्रीब्यूटिंग अ कॉपी ऑफ द सेम जीन अकॉर्डिंग टू मेंडल, ठीक है। नाउ क्रोमोसोम मैंने बता दिया, दे आर लॉन्ग थ्रेड इन द न्यूक्लियस मेड अप ऑफ डीएनए प्रोटीन कैरिंग जेनेटिक मटेरियल, ओके, कैरिंग जेनेटिक मटेरियल। आगे कहाँ थी मैं? बस, they carry genetic material और they carry genetic information, ठीक है। Humans have 23 pairs including one pair of sex chromosome which determine gender and inherit trait from parents. Alright बच्चों, now एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है कि जीन contains chromosome और chromosomes contain gene। तो बच्चे जीन्स आर नॉट कंटेन्ड इन क्रोमोसोम, नॉट द अदर वे अराउंड, बट जो क्रोमोसोम्स हैं दे आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड जीन आर सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है। तो कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है जब हम दोनों लाइनों को पढ़ते हैं, बट जीन्स आर कंटेन्ड इन क्रोमोसोम्स विच आर इन दी सेल न्यूक्लियस। समझ आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अलील्स, अलील क्या होते हैं? अलील बेसिकली ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स होते हैं, ठीक है। अलील क्या होते हैं? ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन होते हैं, ऑक्यूपाइंग द सेम पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम एंड अफेक्टिंग द सेम करेक्टर बट इन टू डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स और इन टू ऑल्टरनेटिव वेज। जैसे कि आपने सुना है ना, फ्री और अटैच्ड ईयर लोब्स, किसी के फ्री ईयर लोब्स होते हैं, किसी के अटैच्ड होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या है? ये एक दूसरे के अलील हैं। समझ आ गई? नाउ अलील का जो एक्सप्रेशन होता है बेसिकली होमोजाइगस डोमिनेंट कैपिटल से लेटर में डिनोट करते हैं, होमोजाइगस रिसेसिव को इस एक स्मॉल से करते हैं, और हेट्रोजाइगस को, जिसको हम कहते हैं हाइब्रिड, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, यानी एक कैपिटल और एक स्मॉल लेटर्स में होता है, ठीक है। नाउ डोमिनेंट अलील दो तरीके के होते हैं, रिसेसिव, डोमिनेंट, जैसे मैंने अभी बताया। डोमिनेंट कौन से होते हैं? डोमिनेंट वो अलील होते हैं विच अफेक्ट्स द फिनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, दोनों कंडीशन में, हेट्रोजाइगस एज वेल एज होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है। रिसेसिव अलील्स वो अलील होते हैं जो अफेक्ट करते हैं फिनोटाइप के, ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप को इन एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट, यानी अगर डोमिनेंट नहीं है तब रिसेसिव अफेक्ट करेगा। यदि अगर डोमिनेंट है तो भैया डोमिनेंट तो डोमिनेंट नाम से समझ आ रहा है ना, उसके आगे किसी की चलेगी नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा है? अलील्स आर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन दैट ऑक्यूपाई द सेम पोजीशन ऑन क्रोमोसोम। Dominant allele represented in uppercase marks the expression of recessive allele, which are shown in lowercase, allowing only a homozygous recessive individual to express recessive traits. समझ आ गई?
आ गया ना। अब होमोजाइगस हेटेरोजाइगस मैम ये क्या होता है? बच्चे होमोजाइगस होता है जब दोनों अलील व्हेन बोथ अलील ऑफ अ पर्टिकुलर जीन आर सेम, ठीक है। हेटेरोजाइगस होता है व्हेन बोथ अलील ऑफ अ पर्टिकुलर जीन आर डिफरेंट, जैसे स्मॉल टी कैपिटल टी। समझ आ गई? चलो, नाउ वी हैव कम अक्रॉस विद मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस। अच्छा एक चीज और बच्चे, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। हैप्लॉइड होता है जिसमें टू सेट ऑफ जीन्स होते हैं। डिप्लॉइड वो होता है जिसमें टू सेट ऑफ जीन्स होते हैं। हैप्लॉइड वो होता है जिसमें वन सेट ऑफ जीन होता है। ऑलराइट, चलो, कभी कभी टंग ट्विस्ट कर जाती है बच्चे। देन मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं, अ क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स टेकिंग ऑल्टरनेटिव ट्रेट ऑफ वन सिंगल करेक्टर, यानी जब एक सिंगल करेक्टर के साथ क्रॉस हो रहा है, ठीक है, जैसे टॉल और ड्राफ का था, मैंडल का था ना टॉल और ड्राफ वाला, तो मोनोहाइब्रिड का एग्जांपल था। डाइहाइब्रिड की बात करो तो जैसे याद करो, तुमने वो करा था ना राउंड एंड रिंकल वाला, येलो एंड ग्रीन, है ना। तो ग्रीन एंड राउंड का किसके साथ क्रॉस करवाया था? रिंकल्ड एंड येलो के साथ, तो दैट वाज हाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड। नाउ डाइहाइब्रिड यानी कि दो के साथ, हाइब्रिड यानी अलग अलग, ठीक है। डाई यानी कि दो डिफरेंट ट्रेड्स के साथ, ठीक है। सो दो डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ जब ऑल्टरनेटिव ट्रेड्स के साथ जब आपका क्रॉस हुआ तो उसको डाइहाइब्रिड क्रॉस नाम दिया गया। एग्जाम्पल आप लोगों को भी बता दिया, ठीक है। नाउ डाइहाइब्रिड क्रॉस के रेशियो को याद कर लो बच्चों। जो इसकी फर्स्ट जनरेशन होती है, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में 100% हाइब्रिड टाइप आता है। सेकेंड जनरेशन में फिनोटाइप होता है 9:3:3:1 और जीनोटाइप होता है इस। ऑलराइट, समझ आ गया? चलो, सो यहाँ पे देख लो क्या लिखा है। मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस focus on a single trait showing a phenotypic ratio of 3:1 in offspring. Dihybrid crosses consider two traits simultaneously resulting in a phenotypic ratio of 9:3:1 के रेशियो में, ठीक है, demonstrating independent assortment of gene. Now, human blood groups, देखो चार तरीके के ब्लड ग्रुप है भैया, ए बी और ओ। दीज आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स, उनको हम IAIB IO से डिनोट कर देते हैं। अच्छा यहाँ पे वर्ड लिखा है कोडोमिनेंट। कोडोमिनेंट का मतलब होता है जो खुद ही एक्सप्रेस हो रहे हैं, ठीक है, एक्सप्रेस देमसेल्व्स इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस हो रहे हैं खुद ही, उसको हम कोडोमिनेंट बोलते हैं। तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप चार होते हैं, पता चल गया। आई जीन्स होते हैं गवर्न, पता चल गया। AB अलील जो है कोडोमिनेंट है, पता चल गया। और रिसेसिव है, पता चल गया। सो दिस इज हाउ मल्टीपल अलील्स कैन इन्फ्लुएंस फिनोटाइप एंड इनहेरिट पैटर्न्स इन ह्यूमंस। अब मुझे पता है आपको ह्यूमन ब्लड ग्रुप वाला अच्छे से आता है, क्योंकि बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ब्लड ग्रुप का, ठीक है। चलो, नेचुरल सिलेक्शन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट। बच्चे इससे पहले जब मैं तुमको अभी मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस बताना, मैं तुमको जरा मेंडल के एक्सपेरिमेंट बता दूं। मेंडल जी ने एक्सपेरिमेंट कराया था, ठीक है, गार्डन बी के साथ। उन्होंने सबसे पहले प्योर प्लांट लिया था, टॉल शॉर्ट प्लांट का, बेसिकली ही सिलेक्टेड अ प्योर प्लांट ऑफ टॉल शॉर्ट प्लांट, ठीक है। उन्होंने क्या किया, पहली जनरेशन करवाई, क्रॉस करवाया, फर्स्ट जनरेशन प्रोडक्शन करवाया, ठीक है। सो व्हेन ही प्रोड्यूस फर्स्ट जनरेशन प्लांट बाय क्रॉसिंग देम, व्हाट ही फाउंड इज कि ऑल प्लांट्स आर टॉल, सारे प्लांट तो बड़े हैं भैया, लंबे हैं, टॉल है। नाउ प्रोड्यूस द सेकेंड जनरेशन, जब उन्होंने दूसरी जनरेशन करवाई तो बाय सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराई हाइब्रिड्स का, तो उन्होंने देखा कि 3 तो टॉल हैं और एक शॉर्ट है। सो ये मेंडल का एक्सपेरिमेंट था विच शोज कि ट्रेड कैसे डोमिनेंट और रिसेसिवली काम कर रही है। समझ आ गई? आ गया होगा तुम लोगों को समझ में। दोबारा लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, पहली बार ज़्यादा छोटा हो गया था, जल्दी जल्दी पढ़ा दिया था, तो मैं सोचा दोबारा आराम आराम से पढ़ाऊंगी, ठीक है। चलो, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन इज वन ऑफ द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, is the one of the basic mechanism of evolution, ठीक है। along with mutation, migration and genetic drift, natural selection means the environmental condition prevail around an organism against which organism adapt itself, यानी organism कैसे adapt कर रहा है, ठीक है। तो natural selection क्या करता है, basically it derives the evolution by favoring individual better adapted to their the environment। और जो genetic drift है वो क्या करता है, genetic drift involve random changes in gene,
इसमें क्या हुआ, रैंडम चेंज हुआ जीन के अंदर, ठीक है, सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंसेस स्मॉल पॉपुलेशन एंड कंट्रीब्यूटिंग टू जेनेटिक डाइवर्सिटी ओवर जनरेशन। समझ आ गया? चलो, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। बच्चे, फॉसिल क्या होते हैं? फॉसिल हम बोलते हैं कि फॉसिल तो ना वो होते हैं जो एंशियंट लाइफ फॉर्म के कुछ रिमेनिंग रह जाते हैं, ठीक है। सो फॉसिल आर द रिमेन्स ऑफ एंशियंट लाइफ फॉर्म्स विच गॉट प्रिजर्व हो जाते हैं अर्थ के अंदर, ठीक है। अब ये जो फॉसिल है ये हमें क्या बताते हैं, ठीक है, बताते क्या हैं? यहाँ लिखा है, fossil provide critical insight into evolutionary history revealing changes in life form over time. Common feature across species such as genetic sequence bolsters the idea of common ancestry and support the theory of evolution. In short, जो इन्फॉर्मेशन हमें फॉसिल देते हैं वो ये देते हैं कि जो लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट कर रही थी पहले वो आज नहीं कर रही है। दे रिवील दैट द लाइफ फॉर्म विच एग्जिस्टेड अर्लियर डू नॉट एग्जिस्ट टुडे, है ना। तो इससे क्या पता चल रहा है कि लिविंग फॉर्म कुछ ऐसी थी जो इवॉल्व हो रही है और इवॉल्व होके लुप्त ही हो गई है। समझ आ रही है? ठीक है। नाउ दे आर यूज टू गेस द टाइम व्हेन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ऑन अर्थ। ये क्या बताता है? ये बताता है कि कितने सालों पहले थे। कैसे बताता है ये? पर कितने सालों पहले थे कैसे? मतलब लाखों, करोड़ों, सालों, महीनों, कैसे पता कैसे चल जाता है टाइम का? तो बच्चे, कार्बन डेटिंग एक मेथड होता है, उससे पता चल जाता है। दूसरा एक मेथड होता है जिसमें जो ये फॉसिल्स हैं इसमें देखा जाता है कि अगर ये सरफेस से ज़्यादा क्लोज है, ठीक है, तो अभी रिसेंट का है, और अगर बहुत ही डीप डाउन है तो क्या बोल देते हैं? बहुत ही पहले का है, ठीक है। तो इस मेथड को जो रिलेटिव मेथड बोलते हैं, लाइक ऑन डिगिंग जो फॉसिल है विच आर क्लोजर टू सरफेस उसको मोर रिसेंट बता देते हैं देन द फॉसिल विच इज फाउंड डीपर इन द लेयर्स ऑफ अर्थ। समझ आ गई? फिर डेटिंग फॉसिल, कार्बन डेटिंग मेथड होता है। इसमें क्या करते हैं? इसमें ना डिटेक्शन करते हैं बाय द रेशियो ऑफ डिफरेंट आइसोटोप ऑफ सेम एलिमेंट, जैसे कार्बन 14, ठीक है, कार्बन 14 का आइसोटोप लेते हैं जो कि रेडियोएक्टिव है, ठीक है, उससे डिटेक्ट करते हैं। समझ आ गई? सो दिस इज हाउ फॉसिल्स हेल्प करते हैं बताने में कि कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही थी, जैसे डायनासोर, ओके, और कर रही थी तो कैसे कर रही थी, ठीक है, कितने साल पहले कर रही थी, मतलब, ओके। नाउ इवोल्यूशन स्टेजेस बाय स्टेजेस होता है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गन जैसे हमारी आंखें, है ना, हैज इवॉल्व फ्रॉम रूडिमेंट्री ऑर्गन, that is rudimentary eye in flatworm might be useful enough to give only a fitness advantage, and the structure of eye in different organism is different, indicating them to have different evolutionary origin. यानी कि not by a single DNA change but created bit by bit over generation। ऐसा तो नहीं है ना कि एकदम से ही चेंज हो गया सब कुछ, नहीं, धीरे धीरे स्टेजेस बाय स्टेजेस चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। नाउ one more thing which is left here is homologous and analogous। बच्चे, homologous organ कौन से organs होते हैं? which have same origin and same basic structure but they appear different। यानी कि origin same है भैया, उनका structure same है भैया, पर उनका जो appearance है वो different है और जो function कर रहे हैं वो भी different है। जैसे 4 limbs of horse, arms of a man, है ना, 4 limbs ऑफ हॉर्स और आर्म्स एकदम अलग अलग डिफरेंट फंक्शन दे रहे हैं, परफॉर्म करते हैं और डिफरेंट ही दिखते हैं, पर जो उनका ओरिजिन है और जो उनका स्ट्रक्चर है इट इज क्वाइट सिमिलर। देन सेकेंड एग्जाम्पल है विंग्स ऑफ बर्ड एंड फ्लिपर्स ऑफ वेल। यानी कि जो बर्ड्स के विंग है और जो वेल का फ्लिपर है उनका क्या है? डिफरेंट फंक्शन है, डिफरेंट अपीयर होते हैं बट ओरिजिन तो सेम है, ठीक है। तो सिमिलरिटी इन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट इन डिफरेंट ग्रुप्स इंडिकेट कॉमन एंसेस्ट्री। चलो, दूसरा था, मैंने बताया था आपको एनालॉगस ऑर्गन के बारे में। बच्चे, एनालॉगस ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं बच्चे विच लुक सिमिलर बिकॉज दे परफॉर्म सेम फंक्शन। वो सिमिलर दिखते हैं क्योंकि वो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं बट दे डू नॉट हैव सेम ओरिजिन। पर उनका ओरिजिन और जो उनका स्ट्रक्चर होता है वो सेम नहीं होता, पर क्या दिखते हैं वो? कि दिखते भी सेम है और फंक्शन भी सेम करते हैं, जैसे मच्छर के पंख और चिड़िया के पंख।
यानी विंग्स ऑफ बर्ड एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट। क्या लगता है, दोनों ही उड़ने के लिए यूज कर रहे हैं, दोनों ही पंख हैं, पर दोनों का ओरिजिन और दोनों का स्ट्रक्चर टोटली अलग है एक दूसरे से। समझ आ रही है, समझ आ रहा है? ठीक है, चलो। देन फिन्स ऑफ विश एंड फ्लिपर्स ऑफ वेल, राइट? दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगस ऑर्गन। सो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। अच्छा, इसमें एक सेक्स डिटर्मिनेशन वाली चीज रह गई है, बट आई थिंक वो क्रॉस तो आप लोगों को आता होगा, नहीं आता तो सुनो। मेल्स में एक्स एक्स होता है, फीमेल में, सॉरी, मेल में एक्स वाई होता है, फीमेल में एक्स एक्स होता है। ठीक है, सो मेल से अगर एक्स क्रोमोसोम मिलेगा तो फीमेल बनेगा एक्स एक्स, और मेल से वाई होगा तो फीमेल से एक्स निकलेगा, एक्स वाई मिलके मेल बनाएगा। समझ आ गया? सो ये बहुत इजी सा डिटर्मिनेशन चार्ट है, पढ़ लेना, इसको भूलना मत। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मुझे तो चैप्टर इतना ज़्यादा पसंद है, इतना इंटरेस्टिंग लगता है कि मैंने फटाफट पहले 20 मिनट में ही पढ़ा दिया था चैप्टर। मुझे लगा नहीं नहीं, ज़्यादा जल्दी हो गया, वापस से पढ़ाते हैं। ऑलराइट, चलो। अच्छा बच्चे, दो तरीके की ट्रेट होती है, एक होती है एक्वायर्ड, एक इनहेरिट। डिफरेंस पता है दोनों में? एक्वायर्ड ट्रेट ना वो ट्रेट होती हैं जो हम थ्रू आउट आवर जर्नी, थ्रू आउट आवर लाइफ एक्वायर करते हैं। ठीक है, यानी डेवलप करते हैं अपने अंदर किसी भी कंडीशन के अंदर। ठीक है, जैसे आपने ना एक्वायर्ड ट्रेट्स जान लो कि हमने एक्वायर करी है, अभी हमारे साथ कुछ हुआ, ठीक है, उसमें हमारी बॉडी ने चेंजेस फील करे और फिर अडेप्ट करी। इनहेरिट ट्रेट वो ट्रेट होती है जो हमें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मिल रही होती है। ठीक है, विच पासिस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ठीक है, तो इनहेरिट ट्रेट तो ट्रांसफर हो रही है इनटू प्रोजेनी, बट एक्वायर्ड ट्रेट ट्रांसफर नहीं होती है प्रोजेनी में। क्यों? क्योंकि वो आपने एक्वायर करी है, आपकी बॉडी के लिए एक्वायर हुई है। समझ आ गई बच्चे? ठीक है, चलो। दिस इज हाउ आ चैप्टर एंड्स। यहाँ पे चैप्टर खत्म हुआ। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, चैप्टर काफ़ी इजी था, काफ़ी सिंपल था। मुझे पता है ना कि आपको ये ऐसी स्लाइड्स अच्छी लगी या नहीं लगी, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छी लगी। ठीक है, मतलब मुझे अलग अलग चीज़ें, अलग अलग टूल्स, अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करना अच्छा लगता है। ठीक है, मुझे एआई भी यूज़ करना अच्छा लगता है। मैं तुम लोग चैट जीपीटी भी नहीं टिकती सिर्फ। ठीक है, खुद को भी इवॉल्व करो। चलो, मुझे बताना अगर आप लोगों को अच्छा लगा, तो फिर मैं स्लाइड्स ऐसे ही बनाया करूँगी, क्योंकि मेरा भी काम आसान हो जाता है पढ़ाने का। ठीक है, ह्यूमन्स आर बोर्न लेजी कह सकते हैं, बट मैं इतनी लेजी नहीं हूँ। चलो, ज़्यादा ही तारीफ कर ली खुद की। बाय बाय बच्चों, अपना ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, मौसम बदल रहा है, बिल्कुल ऐसे ना लापरवाही नहीं करनी है। ठीक है, और मेत्रा इमीजिएटली पे ऐसे गाने जो आने लग जाते हैं ना, वो सब नहीं सोचना, पढ़ाई का करना है सिर्फ तुम्हें। ठीक है, बट दैट डजेंट मीन कि तुम पढ़ते पढ़ते अपनी तबीयत का और अपनी सेहत का ख्याल ना रखो। खाना खाते रहना अच्छे से, पानी पीते रहना अच्छे से, सो दैट तुम्हें डिहाइड्रेशन ना हो और तुम्हारे जो ब्रेन सेल्स हैं वो एकदम एक्टिवली काम करें। ऑलराइट, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल बच्चा पार्टी फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। दूसरी चीज़, खुद से कंपेयर करो खुद को, दूसरों से मत करो कि शर्मा जी के इतने आए और उसके इतने आए, इसके इतने आए। नहीं, कोई नहीं आ रहा तुम्हें खिलाने। ठीक है, तुम्हें खुद ही करना है, तो खुद को खुद से कंपेयर करो और खुद को खुद से बेहतर करो। समझ आ गया बात? मतलब समझ आ गई ये बात? चलो, अब इससे पहले मेरी टंग और ट्विस्ट करे और मैं कुछ फालतू बोलूँ, लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। बाय बाय।